उस एंजल ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सबसे ताकतवर पावर देने के बाद बदले में उसे मेरा एक जोरदार पंच मिलेगा। इससे पहले कि वो रहम की भीख मांगता, मैंने उसके पंखों को भी बेरहमी से फाड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सामने खड़ा ये पवित्र दिखने वाला एंजल असल में एक खून का प्यासा साइको है और इंसान भगवान के पाले हुए जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं है, जो अर्थ नाम के इस पिंजरे में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक दिन भगवान इन कीड़े मकोड़ों को पालते पालते बोर हो गए और उन्होंने इस डूम्सडे गेम के जरिए इंसानों को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन इस बीच एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। जब सब लोग उस एंजल के सामने घुटने टेक कर उसे पूज रहे थे, तब मैंने, जिसे सिर्फ एक कठपुतली बनना था, भगवान का पैगाम लाने वाले उस एंजल को ही मार डाला। अभी अभी मैंने इस डेथ ट्रायल में पहली पोजीशन हासिल की है। हालांकि रिवॉर्ड बहुत शानदार था, लेकिन मैं इतने से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए मैंने एंजल से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मांग लिया। मेरी बात खत्म होते ही उस एंजल की आंखों में मुझे मारने का इरादा साफ दिखने लगा। उसे एक मामूली इंसान की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने हाथ उठाकर मुझे वही खत्म करना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पावर लिमिट पहले ही यूज कर चुका है। इसलिए एंजल ने अपने हाथों से मुझे मारने का फैसला किया, लेकिन उसे बाकी ट्रांसमिग्रेटर्स की वजरों से बचना था, वरना ऊपर वालों को पता चलने पर उसे सजा मिल सकती थी। पर उसे नहीं पता था कि ये सब मेरा बिछाया हुआ एक जाल था। जल्द ही वो मुझे एक छोटे से जंगल में ले गया। मेरे शक को दूर करने के लिए उसने पीछे मुड़कर एक प्यारी सी स्माइल दी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि तभी मेरा एक जोरदार पंच सीधे उसके चेहरे पर पड़ेगा। उस भयानक ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। एंजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे सोचने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर उसके पंखों को पकड़ा और पूरी ताकत से उन्हें फाड़कर अलग कर दिया। मेरे ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, उसके पंख छीनना, ताकि वो भाग न सके, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता था कि ये एंजल्स अंदर से इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मुझे ये भी पता था कि उसकी मुझे मिटाने वाली पावर दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे मुझे मारने के लिए यहां बुलाया था। एंजल दर्द से चीखने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पावर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो रहम की भीख मांगना खत्म करता, उसका सिर कटकर जमीन पर गिर चुका था। मैं इंसानों के लिए इन एंजल्स की इस नफरत को बहुत अच्छे से जानता हूं। 1000 बार रीबर्थ लेने के बाद मैंने 1000 बार इनके इस दोगलेपन को अपनी आंखों से देखा है, और ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं एक एंजल को मारने वाला पहला इंसान बन सकूं और वो इकलौता हिडन रिवॉर्ड और अचीवमेंट हासिल कर सकूं। सिस्टम की आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस, तुम गाइड एंजल को मारने वाले पहले ट्रांसमिग्रेटर बन गए हो। तुम्हें इकलौता हिडन अचीवमेंट मिलता है। गॉड स्लेयर रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें डेथ एंड स्लॉटर रून और एंजल ब्लड दिया जाता है। 1000 बार रीबर्थ लेने के बाद जाकर मैंने इस राज को पूरी तरह से समझा था। खून की ये बोतल मेरे हिडन टैलेंट ग्रिम रीपर को जगा देगी। जिसके पास भी ये होगा, उसे मौत की असली जड़ से जुड़ी पावर मिल जाएगी। जैसे जैसे ये टैलेंट जागेगा, मेरी पावर्स भी धीरे धीरे अनलॉक होती जाएंगी। फर्स्ट स्टेज में आई ऑफ द डेथ गॉड मुझे किसी भी जिंदा चीज की कमजोरियों और उसकी मौत के रास्ते को देखने की ताकत देती है। इससे हायर स्टेज की पावर्स अभी अनलॉक नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे पता है कि ग्रिम रीपर टैलेंट का अल्टीमेट फॉर्म इतना ताकतवर है कि वो पूरी दुनिया को चीर कर रख सकता है। पर मैं अच्छे से जानता हूं कि अभी इन सब में खो जाने का वक्त नहीं है। सभी ट्रांसमाइग्रेटर्स का क्लास चेंज लेवल 10 पर पहुंचने के बाद ही एक्टिवेट होगा। मुझे सबसे आगे रहना होगा, अपना टैलेंट अवेकनिंग पूरा करना होगा, ताकि मैं सबसे शानदार रिवॉर्ड्स हासिल कर सकूं। लेकिन ठीक उसी वक्त सिस्टम ने पहला ट्रायल खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी और पलक झपकते ही सभी की आत्माएं उनके असली शरीरों में वापस लौट गईं। वो एहसास ऐसा था जैसे किसी बहुत लंबे और डरावने सपने से जागे हों। लेकिन आसपास पड़ी अनगिनत लाशों ने सबको ये एहसास दिला दिया कि ये सब कुछ एकदम सच था। 1.8 बिलियन लोगों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया था और सिर्फ 900 मिलियन लोग ही जिंदा बचे थे। कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हर देश की सरकार पैनिक में आ गई थी और सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ रोने चीखने और दुआओं की आवाजें थी। लेकिन मेरे पास इन सब पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। मैंने हल्के से अपनी मुट्ठी बांधी और मेरे शरीर के अंदर से एक ऐसी पावर निकली जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ट्रायल में मिले सारे स्टैट्स, स्किल्स और टैलेंट्स मेरे असली शरीर में भी आ चुके थे। आम लोग शायद इस बात से खुश होते, लेकिन मैं जानता था कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे जैसे ट्रांसमाइग्रेटर्स की ताकत बढ़ेगी, वो आम इंसानों से कहीं ऊपर के लेवल के जीव बन जाएंगे। यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड वेपन्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लॉ, ऑर्डर और इंसानियत, ये सब इस भयानक ताकत के सामने चकनाचूर हो जाएंगे और मुझे बस एक ही काम करना है, इन सारे ट्रांसमाइग्रेटर्स का बॉस बनना है, ताकि मैं भगवान को मारकर इस मनहूस टाइम लूप को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। लेकिन अभी मुझे एक और बहुत जरूरी काम निपटाना था। जब मैं भागता हुआ घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो मेरी छोटी बहन लिन शियाक्सी सोफे पर सिकुड़ कर सो रही थी। उसके माथे पर सिलवटें थीं, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। शियाक्सी, उठो। लिन शियाक्सी ने नींद में अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर उसने चैन की सांस ली। भाई, मैंने अभी बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अचानक गायब हो गए हैं।
कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। चलो मेरे साथ एक जगह चलो। इतनी रात को कहाँ जाना है? एक इंसान को ढूंढने। मुझे जिसे ढूंढना था उसका नाम वांग वे था। मेरे पहले रीबर्थ की यादों के हिसाब से ये खुद को सीनियर कहने वाला लड़का हमेशा लिन शियाक्सी को बुली करता था। वो अपने बड़े शरीर का रौब दिखाकर हर दूसरे दिन लिन शियाक्सी को परेशान करता था। पैसे ऐंठना तो दूर की बात है, मेरी बात की कुछ रीबर्थ्स में तो उसने मेरी बहन को इतना मारा था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। पहले रीबर्थ के वक्त मैं बहुत कमजोर था, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार सब अलग होगा। जल्द ही हम उस इलाके में पहुंच गए जहां वांग वे अक्सर घूमा करता था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो कुछ गुंडों के साथ गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। लिन शियाक्सी को देखते ही वांग वे बेशर्मी से मुस्कुराते हुए हमारे पास आया। ओहो, शियाक्सी बहन इतनी रात को अपने सीनियर से मिलने आई है। पॉकेट मनी कितनी लाई हो? उसकी नजर मुझ पर थी ही नहीं। उसकी नजर में लिन शियाक्सी का भाई बस एक डरपोक और लूजर था जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरी आवाज किसी ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत। घुटनों पर बैठो और इससे सॉरी बोलो। गली में 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। क्या ये बेवकूफ लड़का पागल हो गया है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मैंने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली। हड्डी टूटने की वो भयानक आवाज उस शांत गली में गूंज उठी। वांग वेई की हंसी अचानक रुक गई और उसकी जगह एक दिल चीर देने वाली चीखने ले ली। उसके आसपास खड़े गुंडों को बात समझ में आई और वो अपने हाथ में जो कुछ भी आया उसे उठाकर मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपना सिर झुकाकर एक लोहे की रॉड से खुद को बचाया और उल्टे हाथ से पहले आदमी की छाती पर एक जोरदार वार किया। वो आदमी जमीन से उछलकर 3 मीटर दूर हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया। दूसरा आदमी और भी तेज था। उसने सीधा मेरे चेहरे पर पंच मारना चाहा, लेकिन मैंने आसानी से साइड होकर उसे चकमा दे दिया। मैंने तुरंत उसका कॉलर पकड़ा और उसे कचरे की तरह दूर फेंक दिया। 5 सेकंड से भी कम वक्त में गली में जमीन पर पड़ा सिर्फ वांग वेई बचा था। वो अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़े हुए था और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मैं नीचे बैठा और अपनी बर्फीली आंखों से उसे घूरते हुए बोला, क्या तूने न्यूज़ नहीं देखी? 1.8 बिलियन लोगों ने ट्रायल में हिस्सा लिया था। 900 मिलियन लोग मारे गए और मैं उस ट्रायल में फर्स्ट आया हूं। वांग वेई की आंखें फटी की फटी रह गई। जाहिर सी बात है, उसने न्यूज़ देखी थी। पूरी दुनिया उस अचानक आई तबाही की रिपोर्ट दिखा रही थी। जो लोग बच गए थे उन्हें इंसानों से परे की ताकत मिल गई थी और उन्हें ट्रांस माइग्रेटर्स कहा जाने लगा था। और उसके सामने खड़ा ये इंसान उस ट्रायल का विनर था। आज के बाद अगर तू गलती से भी मेरी बहन की नज़रों के सामने दिखा तो मैं तेरी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। ये कहकर मैं पलटा और मैंने लिन शियाक्सी का हाथ पकड़ लिया। मेरी बहन के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। भाई, आप इतने ताकतवर कब बन गए? अब से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर वापस आने के बाद मैंने आराम नहीं किया। मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और अपनी असली प्लानिंग शुरू कर दी। मेरी पिछली रीबर्थ्स की यादें मुझे बता रही थीं कि ट्रायल शुरू होने के बाद अगले 3 महीनों के अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक खास वजह से एक स्टॉक की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ने वाली थी और वो स्टॉक था स्टार शील्ड ग्रुप का। स्टार शील्ड ग्रुप का चेयरमैन किन मोहन खुद एक ट्रांसमाइग्रेटर था और उसके पास डार्क नाइट का हिडन टैलेंट था और उसकी ताकत हद से ज्यादा खतरनाक थी। आने वाले कुछ ही महीनों में वो ट्रांसमाइग्रेटर्स की पावर का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से फैलाएगा और स्टार शील्ड ग्रुप को एक नई छोटी सी कंपनी से $1 ट्रिलियन की कंपनी बना देगा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स और फर्स्ट राउंड के ट्रायल से कमाए हुए सारे गोल्ड कॉइन्स को मिलाकर स्टार शील्ड ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। 2.5 दिन बाद स्टॉक्स की कीमत आसमान छूने लगी और मेरी दौलत भी रॉकेट की तरह बढ़ गई। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपना सारा प्रॉफिट वापस स्टार शील्ड ग्रुप में डाल दिया। फिर मैंने अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उनके इंटरनल सिस्टम में एंट्री ली और ये प्रोसेस लगातार 3 बार रिपीट किया। एक हफ्ते के अंदर मेरे बैंक अकाउंट बैलेंस के पीछे इतने जीरो लग चुके थे कि किसी का दिमाग सुन पड़ जाए और आखिर में मैं स्टार शील्ड ग्रुप का 31% शेयर्स रखने वाला एक मिस्टीरियस मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया। बैंक का मैसेज देखकर लिन शियाओसी पूरी तरह से हैरान रह गई। भाई, क्या इस नंबर के पीछे कुछ ज्यादा ही जीरो नहीं लगे हैं? ये कितने पैसे हैं? इतने कि तुम्हारी कई पुश्ते बैठकर खा सकती हैं। आपने कोई इल्लीगल काम तो नहीं किया ना? मैं बस मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने इन पैसों से एक टॉप क्लास विला खरीदा जिसमें 360 डिग्री सिक्योरिटी कैमरास और 24 आवर प्राइवेट सिक्योरिटी थी। लिन शियाओसी को यह सब बहुत ज्यादा महंगा लगा। भाई, हम दोनों के लिए इतना बड़ा घर जितना महंगा होगा उसकी सिक्योरिटी उतनी ही अच्छी होगी। हर महीने के पहले दिन ट्रांसमाइग्रेटर्स की आत्मा को ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए खींच लिया जाता है। उस दौरान हमारा शरीर बिल्कुल हिलडुल नहीं सकता और वही हमारा सबसे कमजोर वक्त होता है। स्टारड्यू वर्ल्ड में तुम्हारी ताकत चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर तुम असल दुनिया में मारे गए तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लिन शियाओसी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। 2.5 दिन बाद सेकंड राउंड का ट्रायल शुरू होने वाला था। मैंने लिन शियाओसी के सिर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी कि जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर होगी तब सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से उसकी हिफाजत करेंगे। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं स्टारड्यू वर्ल्ड में पहुंच गया। पहले राउंड से अलग इस बार हम किसी बंजर मैदान में नहीं बल्कि एक घने जंगल से घिरे हुए पुराने पत्थरों के शहर में टेलीपोर्ट हुए थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी। ये खुशबू स्टारड्यू वर्ल्ड के खास ट्री ऑफ लाइफ की थी। सभी ट्रांसमाइग्रेटर्स को इसी पत्थरों के शहर में टेलीपोर्ट किया गया था और उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे पहचान लिया। ब्लैक साइथ वाला ग्रिम रीपर, हर कोई अपने आप ही मुझसे दूरी बना रहा था। उनकी आंखों में इज्जत और खौफ दोनों साफ दिख रहे थे।
तभी अचानक हवा में से एक एंजल प्रकट हुआ। सब लोग हैरान थे कि ये वो वाला पहले वाला एंजल क्यों नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि पिछले गाइड एंजल के साथ एक हादसा हो गया है और अब सेकंड ट्रायल में वो ट्रांसमाइग्रेटर्स को गाइड करेगा। लेकिन मेरी नजरों में वो सिर्फ उनके दोगलेपन का एक और मुखौटा था। इसके बाद एंजल ने रूल्स अनाउंस करना शुरू किया। ट्रांसमाइग्रेटर्स को 3 घंटे के अंदर अपना एक जोन रिप्रेजेंटेटिव चुनना था। अच्छी खबर ये थी कि इस राउंड में किसी को आपस में लड़ने मरने की जरूरत नहीं थी। जिसे चुना जाएगा वो उस जोन के सभी ट्रांसमाइग्रेटर्स को कंट्रोल कर सकेगा, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी और मौत का फैसला भी कर सकेगा। 2.5 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी और जो लोग वोटिंग पूरी कर लेंगे उन्हें वापस असली दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर कि किसी की जान नहीं जाएगी, सब लोग खुशी से पागल हो गए। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि जोन रिप्रेजेंटेटिव चुनना सबसे जरूरी चीज नहीं है। सेकंड राउंड के ट्रायल में एक हिडन क्वेस्ट था, लेकिन उसे ट्रिगर करने के लिए लेवल 10 तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए मैंने शहर में टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे स्टारड्यू वर्ल्ड के जंगल की तरफ निकल गया। इस दुनिया का जंगल अर्थ के जंगलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ कई मीटर ऊंचे थे और उनकी टहनियों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। पेड़ों के तनों पर हल्की हल्की चमकने वाली काई लगी हुई थी। हवा में नमी और गर्मी थी और बीच बीच में दूर से किसी जानवर के गुर्राने की भारी आवाज आ रही थी। ये एक असली दुनिया थी, कोई वर्चुअल गेम या इल्यूजन नहीं। यहाँ का हर एक पत्ता, हर एक कीड़े की आवाज, सब कुछ सच में जिंदा था। मुझे जंगल के बाहरी हिस्से में एक गॉब्लिन मिला। मैं तुरंत आगे बढ़ा और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन बाहर की तरफ मॉन्स्टर्स बहुत कम थे। मैं जल्दी ही जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गया जहां गॉब्लिन्स के झुंड और उनके ठिकाने मौजूद थे। कोई भी नॉर्मल ट्रांसमाइग्रेटर अगर यहां आ जाता तो उसका जिंदा वापस लौटना नामुमकिन था। लेकिन मेरे चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल आ गई। अंधेरे में मेरी आई ऑफ द डेथ गॉड एक डरावनी नीली रोशनी के साथ चमकने लगी। हर एक गॉब्लिन के शरीर की सबसे बड़ी कमजोरी अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने एक एक करके सबको काटना शुरू किया और आधे घंटे के अंदर ही मेरा लेवल 9 हो गया। मैंने बिना सोचे अपने सारे स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी पर लगा दिए। मेरी 1000 बार रीबर्थ लेने की एक्सपीरियंस मुझे बताती थी कि शुरुआत में तुम्हारा शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, तुम एक फेटल अटैक को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड तेज है तो तुम किसी भी अटैक को बेकार कर सकते हो। लेकिन ठीक उसी वक्त मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मेरी आई ऑफ द डेथ गॉड ने 2 जिंदा लोगों की आकृतियों को देख लिया था। एक पेड़ के पीछे था और दूसरा झाड़ियों के बीच। मैंने अपना खंजर उठाया और बोला, बाहर आओ। एक औरत पेड़ के पीछे से बाहर निकली। वो एक ट्रांसमाइग्रेटर थी और फिर उसके पीछे से एक आदमी भी बाहर आया। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा साफ देखा, मेरी आंखें फटी रह गईं। वो सूज़े हान था, किन मुहान का राइट हैंड और एक बेहद ताकतवर ट्रांसमाइग्रेटर। पिछले जन्म में वो डार्क नाइट ऑर्डर का कोर मेंबर था और उन टीममेट्स में से एक था जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। और वो औरत एक मशहूर एक्ट्रेस थी जिसका नाम मू चिंग मान था, जिसके पास समनर का टैलेंट था। फ्यूचर में वो इस जोन की तीसरी सबसे ताकतवर प्लेयर बनने वाली थी। लेकिन मेरे पिछले जन्म की टाइमलाइन के हिसाब से मुझे अभी उनसे इस वक्त नहीं मिलना चाहिए था। मू चिंग मान ने अपने दोनों हाथ जोड़े और थोड़े घबराए हुए स्वर में बोली, सीनियर, हमने देखा कि आपने फर्स्ट राउंड में पहली पोजीशन हासिल की है। हम आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। मैंने सीधे मना कर दिया। मुझे अभी किसी टीममेट की जरूरत नहीं है और सबसे जरूरी बात यह थी कि मुझे अपने लेवल अप की स्पीड बढ़ानी थी। जैसे ही मैं मुड़कर वहां से जाने लगा, मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि मू चिंग मान के पैर अचानक कांपने लगे और वो जमीन पर घुटनों के बल गिरते गिरते बची। सू जेहान ने उन्हें संभाला। जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो उनकी आंखों में साफ खौफ दिखाई दे रहा था। इस आदमी का ऑरा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे गलती से पहली पोजीशन मिल गई हो। मैं रुका नहीं, बल्कि जंगल में और अंदर चला गया। कुछ और गॉब्लिन्स को मारने के बाद मेरे मचाए हुए शोर की वजह से कुछ वेयरवुल्फ्स वहां आ गए। ये सिल्वर ग्रे रंग के बीस्टमैन गॉब्लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वो खड़े होने पर 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे थे और उनके हाथ पैर कड़े बालों से ढके हुए थे। लेकिन मेरी आई ऑफ द डेथ गॉड को उनके शरीर की कमजोरियां भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए हिसाब लगाया, ये मुझे लेवल 10 तक पहुंचाने के लिए काफी होंगे। मेरी साइट हवा में लहराई और भेड़ियों का खून चारों तरफ छलक गया। सिस्टम ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, आपका लेवल 10 हो गया है। शॉप का फीचर अनलॉक कर दिया गया है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपके पास एंजल ब्लड है। क्या आप अपना हिडन टैलेंट अवेकन करना चाहते हैं? मैंने बिना एक पल सोचे एंजल ब्लड को यूज करने का ऑप्शन चूज किया। वो खून एक नीली आग की लपट में बदल गया और मेरी हथेली से होता हुआ मेरे शरीर के अंदर समा गया। उसी पल मेरी आत्मा की गहराई से एक इतनी भयानक ताकत निकली जिसने मुझे कंपा कर रख दिया। जमीन पर मेरी परछाई मुड़ने और बदलने लगी और आखिर में वो एक काले रंग की साइड में बदल गई। मेरा हिडन टैलेंट ग्रिम रीपर का फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग पूरा हो गया है। मुझे मेरा एक्सक्लूसिव वेपन सोल डिवाउरिंग साइट मिल गया है। आई ऑफ द डेथ गॉड एक्टिवेट हो गई है, साथ ही अटर्नल नाइट डोमेन और सोल हार्वेस्ट भी। मुझे डेथ गॉड मार्क मिला है जो टारगेट पर मेरा डैमेज 120% बढ़ा देगा। मुझे गॉड स्लेयर का टाइटल मिला है जिसका एडिशनल इफेक्ट है कि ये डिवाइन क्रीचर्स पर डबल डैमेज करेगा। उसके बाद मैंने शॉप खोली और 20,000 गोल्ड कॉइंस खर्च करके एक ट्रैकिंग स्किल खरीदी। मैंने सीधा उस ट्रैकिंग स्किल को एक ऐसे इंसान पर यूज किया जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता था, ही योंग मिंग। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो लड़का मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। बहुत बढ़िया।
दिया, लेकिन उसका पीछा करने से पहले जंगल की गहराई से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। वो किसी मॉन्स्टर की आवाज नहीं थी, बल्कि इंसानों के चिल्लाने की आवाज थी। नहीं, वो पूरी तरह से इंसान भी नहीं थे। उस आवाज में एक बेहद साफ और रूहानी सी टोन मिली हुई थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे जंगल में बहते पानी और हवा की आवाज आपस में मिल गई हो। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। फर्न के बड़े बड़े पौधों को पार करने के बाद मेरे सामने जो नजारा था उसे देखकर मेरे कदम रुक गए। ट्रांस माइग्रेटर्स का एक छोटा सा ग्रुप जिसमें लगभग 7-8 लोग थे, उन्होंने एक कोने को घेर रखा था। उनके हाथों में हथियार थे और उनके चेहरों पर लालच और एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। और उनके बीचों बीच खून से लथपथ एक लड़की एक विशाल पेड़ की जड़ों के पास सिकुड़ कर बैठी थी। वो इंसानों जैसी नहीं थी। उसके लंबे सिल्वर व्हाइट बालों के बीच से उसके नुकीले कान बाहर निकले हुए थे। उसकी स्किन इतनी गोरी थी कि लगभग ट्रांसपेरेंट लग रही थी। उसके उलझे हुए सिल्वर व्हाइट बाल और उसकी हरी आंखों में डर और एक अजीब सी जिद साफ दिखाई दे रही थी। वो एक एल्फ थी, स्टार ड्यू वर्ल्ड की लोकल रहने वाली। मेरी 1000 बार रीबर्थ लेने की यादों में एल्फ्स इस दुनिया की सबसे पुरानी जातियों में से एक थे। वो नेचर के साथ मिलकर रहते थे। उनके पास बेहद ताकतवर मैजिकल टैलेंट्स और एक बहुत लंबी उम्र होती थी। लेकिन भगवान के लगातार ट्रायल्स भेजने की वजह से भारी गिनती में ट्रांस माइग्रेटर्स इस स्टार ड्यू वर्ल्ड में घुस गए। एल्फ्स के इलाके पर लगातार कब्जा किया जा रहा था और उनकी पूरी नस्ल लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। और मेरे सामने बैठी ये लड़की, मेरी आई ऑफ द डेथ गॉड ने उसके शरीर को स्कैन किया। उसकी लाइफ फोर्स बहुत तेजी से कम हो रही थी। उसके शरीर पर ऐसे कई गहरे घाव थे जिनमें से उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी उसके शरीर में बहने वाली मैजिकल पावर। वो एल्विन रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन पावर थी। अगर अक्ल है तो हमारे काम में दखल मत देना। उन ट्रांस माइग्रेटर्स के लीडर ने मुड़कर देखा, लेकिन मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। साफ था कि उसने मुझे पहचान लिया था, पर उसके लालच ने उसके डर को दबा दिया। उसने कहा, ये एल्फ बहुत महंगी बिकेगी। सिस्टम ने बताया है कि रेयर स्पीशीज को मारने पर स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम भी हिस्सा लेना चाहते हो तो हम तुम्हें। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैं उसके सामने खड़ा था और मेरी सोल डिवाउरिंग साइट उसके सीने को आर पार कर चुकी थी। जब मेरी ताकत के बारे में जानते हो तो मेरी चीज का हिस्सा मांगने की हिम्मत कैसे हुई? बाकी ट्रांसमिग्रेटर्स को तब जाकर बात समझ में आई और उन्होंने चारों तरफ से मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन वो मेरे सामने कहाँ टिकने वाले थे। कुछ ही पलों में पूरे जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने अपने चेहरे से खून पोंछा, एक लाश के अंदर से अपना खून से सना ब्लेड निकाला और मुड़कर उस एल्फ लड़की की तरफ देखा। वो अभी भी पेड़ की जड़ के पास सिकड़ी हुई थी, पर साफ दिख रहा था कि मेरी इस बेरहम हत्या को देखकर वो पूरी तरह से सहम गई थी। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी रहम की भीख नहीं मांगी। वो बहुत जिद्दी थी, पर उसकी आंखों में डर कहीं ज्यादा था। उसकी नजरों में एक ट्रांसमिग्रेटर और एक हमलावर में कोई फर्क नहीं था। मैं नीचे बैठा और मैंने खुद को जितना हो सके शांत दिखाने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ देर चुप रही, फिर एक भारी और कमजोर आवाज में बोली, ननाली। तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं, इनका इलाज करना होगा। मैंने अपनी इन्वेंट्री से एक बेसिक रिकवरी पोशन निकाला और उसके सामने फेंक दिया। ननाली बहुत देर तक उस पोशन को घूरती रही और आखिर में उसने कांपते हाथों से उसे उठा लिया। उसने दांतों से बोतल का ढक्कन खोला और पोशन को अपने घावों पर डाल लिया। वो हरे रंग का लिक्विड उसकी स्किन के अंदर जाने लगा और देखते ही देखते उसके घाव तेजी से भरने लगे। तुम्हारे लोग कहाँ हैं? ये सुनते ही उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। मारे गए। ये 2 शब्द बोलने में ही जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। पिता तो पिछले ट्रायल के आते ही लड़ते लड़ते मारे गए थे और माँ 3 दिन पहले उसने एक बार मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर बोली, उन हमलावरों ने उन्हें मार दिया। पूरे एमरल्ड फॉरेस्ट ट्राइब में अब सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ। एल्विन रेस खत्म होने की कगार पर है। मेरे पिछले जन्म की यादों में मैं सेकंड राउंड के ट्रायल में कभी किसी जिंदा एल्फ से नहीं मिला था। इसका मतलब है कि असली टाइमलाइन में ननाली शायद इसी वक्त तक मर चुकी थी। ये मैं था जिसने उन ट्रांसमिग्रेटर्स को मारकर उसकी किस्मत बदल दी थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस तरह से जिद में अपने होंठ चबाते देखकर मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 1000 बार रीबर्थ लेने के बाद मैंने इतनी ज्यादा मौत और निराशा देखी थी कि मेरा दिल लोहे की तरह ठंडा और सख्त हो चुका था। लेकिन इस वक्त अपना सब कुछ खो चुकी इस एल्फ लड़की को देखकर मुझे न जाने क्यों उसमें अपनी पुरानी झलक दिखाई दी। क्या तुम्हें पता है कि आसपास एल्फ्स का कोई और ठिकाना है? ननाली ने ना में सिर हिला दिया। एमरल्ड फॉरेस्ट ही हमारी आखिरी बस्ती थी। स्टार ड्यू वर्ल्ड में अब एल्फ्स के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। मैं कुछ पलों के लिए चुप रहा और फिर खड़ा हो गया। मेरे साथ चलो। उसने अपना सिर उठाया। उसकी हरी आंखों में अजीब सी उलझन थी। तुमने मेरी मदद की, मैं इसके लिए थैंक यू कहती हूँ, लेकिन मैं एक ट्रांसमिग्रेटर के साथ नहीं जाऊंगी। तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे परिवार वालों को मारा है। मैं इस दुनिया को तबाह करने नहीं आया हूँ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। मेरी आवाज बहुत शांत थी, पर उसमें एक ऐसी ताकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। मैं यहाँ उन भगवानों का सामना करने आया हूँ। ये सुनते ही ननाली की आंखें खौफ और हैरानी से फटी रह गईं। एल्व्स की कहानियों में भगवान एक ऐसी हस्ती है जिनकी बेइज्जती कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने स्टार ड्यू वर्ल्ड बनाया और उन्होंने ही ये ट्रायल्स बनाए। किसी की भी हिम्मत नहीं है
चाहे वो एल्व्स हो, इंसान हो या कोई और नस्ल, कोई भी भगवान का सामना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ननाली को पता था कि इन्हीं भगवानों ने उनकी हालत इस दुनिया के जानवरों जैसी कर दी है, जैसे उनका वजूद सिर्फ इसलिए हो ताकि ये ट्रांसमिग्रेटर्स उन्हें मार सकें। और उसके सामने खड़ा ये ट्रांसमिग्रेटर भगवान को मारने की बात इतनी आसानी से कह रहा था जैसे वो कोई नॉर्मल काम हो। क्या तुम पागल हो गए हो? शायद। मैंने मुड़कर उसे देखा। पर क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर रास्ता है? ननाली बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने अपने घायल शरीर के सहारे खुद को खड़ा किया और लड़खड़ाते कदमों से मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मेरा नाम ननाली एल्विन है, एमरल्ड फॉरेस्ट की आखिरी प्रिंसेस। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी सी जिद थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, बस मेरे पास अभी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद मेरी ये रीबर्थ सच में मुझे भगवान को मारने का रास्ता दिखा दे। ननाली को लेकर जंगल में आगे बढ़ते हुए भी मैंने अपने लेवल अप करने की स्पीड कम नहीं की। उसकी रिकवरी स्पीड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। एल्विन रॉयल फैमिली के खून ने उसे आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से हील होने की ताकत दी थी। सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही वो बिना किसी सहारे के खुद चल सकती थी। पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि उसकी फाइटिंग स्किल्स भी वैसी नहीं थी जैसी बाहर से लग रही थी। जब गॉब्लिन्स का एक झुंड झाड़ियों में से कूदकर बाहर आया तो ननाली ने तुरंत अपना हाथ उठाया। जमीन फाड़कर हरे रंग की बेलें निकली और उन्होंने 2 गॉब्लिन्स को हवा में ही जकड़ लिया। नीचर की पावर, एल्विन रेस का नेचुरल मैजिक। हालांकि चोट लगने की वजह से उसका ये जादू सिर्फ 3 सेकंड तक ही टिका और फिर टूट गया, लेकिन इससे उसकी असली ताकत का अंदाजा हो गया था। तुम अभी भी लड़ सकती हो। एल्व्स कभी किसी बाहरी इंसान के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। उसने अपना सिर ऊंचा करके कहा, लेकिन उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि वो सिर्फ दिखावा कर रही है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पीछे मुड़कर बाकी बचे हुए सारे गॉब्लिन्स को मार गिराया। बाकी सारे गॉब्लिन्स को खत्म करने के ठीक बाद तभी मेरी ट्रैकिंग स्किल का अलर्ट आया। वो इंसान मुझसे कुछ ही दूरी पर था। मेरी आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं। मेरा यही इंतजार करना, कहीं और मत जाना। ननाली ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम कहां जा रहे हो? अपना कुछ पुराना हिसाब चुकता करने। ही योंग मिंग। मेरी 1000 रीबर्थ की यादों में ये नाम हर बार मेरे लिए सिर्फ दर्द लेकर आया था। मेरे पिछले जन्मों में उसने मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया था और मेरे करीबियों को भी कई बार नुकसान पहुंचाया था। मैंने ननाली को आगे कुछ पूछने का मौका नहीं दिया और एक झटके में मैं घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। वो मेरी जिंदगी में देखा गया सबसे घटिया इंसान था। उसका कोई मुकाबला नहीं था। धोखा देना, पीठ पीछे छुरा घोंपना, मुसीबत में फायदा उठाना, ये सारे शब्द भी उसके लिए बहुत छोटे पड़ते थे। मेरे 7वें रीबर्थ में उसने सिर्फ एक इक्विपमेंट के लिए मेरे छुपने की जगह बता दी थी, जिसकी वजह से मुझे घेर लिया गया था। 123वीं रिबर्थ में जब मैं बुरी तरह घायल था तब उसने खुद अपने हाथों से मेरा गला रेत दिया था। 409वीं रिबर्थ में उसने अपने हाथों से लिन श्योक्सी को मार डाला था। लिन श्योक्सी की चीखें आज भी मेरे बुरे सपनों में गूंजती हैं। 1000 बार इस टाइम लूप में फंसने के बाद भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब वो सुधरा हो। मैं चाहे टाइमलाइन को कितनी बार भी क्यों ना बदल दूं, मैं चाहे उसे कितने भी मौके क्यों ना दे दूं, ये इंसान अंदर से एक इंसान की खाल में छुपा भेड़िया ही था। इसलिए अपने 500वें रिबर्थ के बाद मैंने सोचना छोड़ दिया। हर जन्म में जब भी मुझे हे योंगमिंग मिलता मैं उसे बेरहमी से मार डालता। घने जंगल के बीच एक खूनी खेल चल रहा था। मू क्विंग वान के बाएं पैर पर किसी तेज धार वाले हथियार का बहुत गहरा कट लगा था, जिससे उसकी हड्डी तक दिख रही थी। उसका आधा पैंट खून से सन चुका था। वो एक बड़े पेड़ के पीछे टिकी हुई थी। उसका चेहरा खून की कमी से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ हल्के नीले पड़ गए थे। सू जहान उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा खंजर था और उसके अंगूठे के पास का हिस्सा फट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। और उनके ठीक सामने हे योंगमिंग अपने 6 आदमियों के साथ धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर रहा था। भाग क्यों रहे हो? हे योंगमिंग के मुंह में घास का तिनका दबा हुआ था और वो एक घटिया मुस्कान के साथ हंस रहा था। चुपचाप मेरी बात मान लो तो ये बॉस तुम्हारी जान बख्श देगा। छोटी मैडम, तुम दिखने में बहुत अच्छी हो, मेरे साथ रहो, मैं गारंटी देता हूं कि सड़ी हुई जगह पर भी तुम्हें ऐशो आराम से रखूंगा। बकवास बंद कर। सुजेहान की आवाज एकदम ठंडी थी। ओहो, बहुत अकड़ है तेरे अंदर। हे योंगमिंग ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तो फिर सबसे पहले इसकी इसी अकड़ को तोड़ते हैं, देखते हैं फिर ये कितना अकड़ता है। हमला करो। उसके 6 आदमियों ने एक साथ हमला कर दिया। सुजेहान कमजोर नहीं था। उसके खंजर ने पहले 2 आदमियों के वार को रोक लिया, लेकिन तीसरे आदमी के भाले ने उसके कंधे को चीर दिया और चौथे आदमी की लोहे की रॉड जोर से उसकी पीठ पर जा लगी। वो एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा, पर उसने दांत भींचकर खुद को पूरी तरह से गिरने नहीं दिया। हे योंगमिंग धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और ऊपर से उसे नीची निगाहों से देखते हुए बोला, अभी भी हार नहीं मानी। उसने अपना पैर उठाया और सुजेहान के घाव के ऊपर रखकर उसे बेरहमी से कुचल दिया। सुजेहान के मुंह से दर्द की एक हल्की सी आवाज निकली। उसके माथे की नसें फूल गईं, लेकिन उसने एक बार भी चीख नहीं निकाली। मजा आ रहा है। हे योंगमिंग ने अपना पैर वापस लिया और मुड़कर मू क्विंग वान की तरफ देखा। क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा है तो
उसकी बात पूरी नहीं हो पाई क्योंकि एक काले रंग की साइड बिना किसी आवाज के उसकी गर्दन पर आ चुकी थी। ब्लेड की धार उसकी गर्दन की नस से 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी पर थी। हे योंगमिंग का शरीर शून्य पड़ गया। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कोई उसके पास आ गया है। ना कोई कदमों की आवाज, ना हवा की आवाज, ना ही किसी की सांस लेने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे खुद मौत का भगवान हवा में से निकल कर आ गया हो। हिलना मत, मेरी आवाज उसके पीछे से आई। मेरी टोन इतनी नॉर्मल थी जैसे मैं कह रहा हूं कि आज मौसम कितना अच्छा है, लेकिन उस साइट पर चमकते हुए नीले रंग की रून्स एक ऐसी डरावनी ऑरा छोड़ रहे थे जो किसी के भी खून को जमा दे। वो सिर्फ कोई मारने का इरादा नहीं था, बल्कि वो खुद मौत की महक थी। ही योंगमिंग के 6 आदमी अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े रह गए। उनके चेहरों की अकड़ पल भर में खौफ में बदल गई। उन्होंने साइट को देख लिया था। फर्स्ट राउंड के ट्रायल में हर किसी ने उस हथियार की कहानी सुनी थी, सोल डिवॉरिंग साइट। फर्स्ट ट्रायल के विनर का हथियार ब्लैक साइट। उनमें से एक आदमी की आवाज डर के मारे कांप रही थी। ही योंगमिंग ने अपना थूक निगला, उसके माथे से ठंडा पसीना नीचे टपका और साइट के ब्लेड पर जाकर गिरा, जिससे एक हल्की सी जलने की आवाज आई, जैसे वो पसीना तेजाब में गिर गया हो। भाई, उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। उसकी आवाज अचानक बहुत चापलूसों जैसी हो गई थी। आराम से बात करते हैं ना, हमारे बीच तो कोई दुश्मनी, मेरे और तेरे बीच इतनी गहरी दुश्मनी है जो तू अपनी 7 पुश्तों में भी नहीं चुका सकता। ही योंगमिंग की आंखें डर से सिकुड़ गई। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुझे बस एक चीज जानने की जरूरत है। मैंने अपनी साइट वापस ली और एक कदम पीछे हट गया। ही योंगमिंग को लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है। उसका शरीर अपने आप आगे की तरफ भागा ताकि वो मुझसे दूरी बना सके, लेकिन वो आधा कदम ही चला था कि उसका शरीर वहीं जम गया, क्योंकि जब उसने नीचे देखा तो उसका दायां हाथ वहां से गायब था। वो हाथ इतनी सफाई से कटा था कि खून को बाहर निकलने का टाइम तक नहीं मिला था। आज तेरी मौत पक्की है। तभी खून किसी फव्वारे की तरह बाहर फूट पड़ा। ही योंगमिंग दर्द से चीखता हुआ पीछे हटा और उसने अपने बाएं हाथ से अपनी कटी हुई कलाई को कसकर पकड़ लिया। तब जाकर उसके 6 आदमियों को कुछ समझ आया और उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठा लिए, लेकिन मेरे लिए उनकी मूवमेंट्स किसी ठहरे हुए वीडियो की तरह बहुत स्लो थीं। आई ऑफ द डेथ गॉड चमक उठी और उन 6 लोगों के शरीर की सबसे बड़ी कमजोरियां मुझे साफ साफ दिखने लगीं। दिल, गर्दन की हड्डी और कनपटी, हर एक कमजोरी पर नीले रंग का मार्क लॉक हो चुका था। मैंने अपनी जगह से छलांग लगाई। पहले आदमी ने अपने सामने से एक काले साए को गुजरते हुए देखा और फिर उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा कि उसके गले में लगे एक कट से खून की धार बह रही है। वो उस घाव को पकड़ भी नहीं पाया कि उसके पैर सुन्न पड़ गए और वो नीचे गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने अपनी तलवार से मुझ पर वार किया। उसकी तलवार का ब्लेड मेरे चेहरे से 3 इंच की दूरी पर ही था कि तभी उसका हाथ कटकर हवा में उड़ गया और फिर मेरी साइट एक जोरदार झटके के साथ घूमी और उसके शरीर को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। तीसरे और चौथे आदमी ने एक साथ लेफ्ट और राइट से मुझ पर हमला किया। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मैं सीधा उनके बीच में घुस गया। मेरी सोल डिवॉरिंग साइट ने हवा में एक आधे चांद की शेप बनाई और ब्लेड से निकली एक नीली रोशनी हवा में अपना निशान छोड़ गई। उन दोनों के शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े। उनका एक और आदमी, जो देखने में सबसे ज्यादा तगड़ा और खतरनाक लग रहा था, उसके पैर थर थर कांपने लगे। हथियार उसके हाथ से फिसल कर गिर गया और वो एक झटके में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो। सोल डिवॉरिंग साइट ऊपर से नीचे की तरफ गिरी और उसे चीरती हुई निकल गई। पूरे 4 सेकंड भी नहीं लगे थे, उन 6 लाशों के खून की महक पूरे जंगल में फैल गई। ही योंगमिंग जमीन पर गिर पड़ा था और उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो 6 आदमी, उनमें से हर एक फर्स्ट राउंड का ट्रायल पास करके आया हुआ ट्रांसमिग्रेटर था। उन सब के पास आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत और स्पीड थी, लेकिन इस आदमी के सामने वो कागज के पुतलों से भी ज्यादा कमजोर थे। ही योंगमिंग को आखिरकार ये सच्चाई समझ में आ गई थी कि उसके सामने खड़ा ये इंसान उसकी दुनिया का है ही नहीं। तुम मुझे नहीं मार सकते, वो पूरी ताकत से चीखा। उसके चेहरे की अकड़ और मुस्कान तो बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक खौफनाक डर और जिंदा बचने की तड़प ने ले ली थी। लोगों की गिनती कम होने से क्वेस्ट पूरी करने का कोटा भी कम हो जाएगा। मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गया। मेरे हर एक कदम के साथ ही योंगमिंग घिसटते हुए पीछे जा रहा था। आखिर में उसकी पीठ एक बड़े पेड़ से जा टकराई। अब उसके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी बात सुनो। उसकी आवाज एकदम बदल चुकी थी। वो किसी ऐसे चूहे की तरह चीख रहा था जिसका गला दबा दिया गया हो। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है। मैं बहुत से लोगों के राज जानता हूं। मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने उसके सामने खड़े होकर हंसते हुए पूछा। मैं ऊपर से उसे नीची निगाहों से घूर रहा था। आई ऑफ द डेथ गॉड को ही योंगमिंग की लाइफलाइन एक फड़फड़ाती हुई मोमबत्ती की तरह कमजोर और दयनीय दिख रही थी, जो किसी भी वक्त बुझने वाली थी। तुम मेरे लिए 7th रीबर्थ में मेरे छुपने की जगह बता सकते हो, या 123rd रीबर्थ में मेरा गला रेत सकते हो, या फिर 409th रीबर्थ में? मैं नीचे बैठा और मैंने अपनी साइट की नोक उसके गले के नीचे अड़ा दी। मेरे सामने मेरी बहन को एक एक कट लगाकर तड़पा सकते हो? ही योंगमिंग की आंखें डर के मारे फैल गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों में भरी उस बेइंतहा नफरत को देखकर उसकी रूह तक कांपने लगी। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, ही योंगमिंग रोते रोते चिल्लाया। उसके पूरे चेहरे पर आंसू और पसीना फैला हुआ था। मुझे सच में कुछ नहीं पता। हम पहले कभी
कभी नहीं मिले हैं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वो सब तो अभी तक हुआ ही नहीं है। मैं खड़ा हुआ और मैंने अपनी साइथ ऊपर उठा ली। ही योंगमिंग की चीखें एक ही झटके में हमेशा के लिए शांत हो गई। उसकी लाश में से एक डार्क ग्रे रंग की सोल एनर्जी निकली और मेरी सोल डिवोरिंग साइथ में समा गई। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के जमीन पर पड़ी उन 7 लाशों को देखा। साइड में खड़े सू जहान और मू चिंगवान ने शुरू से लेकर आखिर तक ही सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मू चिंगवान का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसने अपने मुंह को कसकर पकड़ा हुआ था ताकि उसे उल्टी ना आ जाए। वो बेरहम कत्लेआम जिसमें रत्ती भर भी कोई इमोशन नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी अभी कुछ चींटियों को कुचला हो। सू जहैन ने बहुत मुश्किल से अपना थूक निकला। उन दोनों ने जल्दी से मेरे सामने झुककर शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो दोनों ही अपने आप मुझसे दूरी बनाए हुए थे। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सू जहैन की आवाज में बहुत घबराहट थी। वो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने पूछ ही लिया। ऐसा लगता है जैसे उस आदमी से आपकी कोई बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। हाँ, मैंने बस एक लफ्ज कहा और कोई सफाई नहीं दी। सू जेहान समझ गया कि उसे आगे कुछ नहीं पूछना चाहिए। उनसे विदा लेने के बाद मैं वापस उसी जगह लौट गया जहां मैं ननाली को छोड़कर गया था। वो अभी भी एक पेड़ के सहारे टिक कर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी हरी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें मेरे ऊपर ठहर गईं। सही मायनों में कहूं तो मेरे कपड़ों, मेरे हाथों और मेरे चेहरे पर लगे उन गहरे लाल खून के निशानों पर। तुम्हारे ऊपर खून लगा है, ये मेरा खून नहीं है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा खून नहीं है। वो कुछ पल के लिए रुकी, उसकी शांत हरी आंखें मुझे ही देख रही थीं। 7 लोगों को मारा। वो कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर बोली, उन्हें मारना जरूरी था तो मार दिया। उसने अपने पास से फर्न का एक बड़ा सा पत्ता उठाया, उसे पानी के झरने में भिगोया और फिर मेरे पास आकर बोली, अपना सिर नीचे करो। क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है, अपना सिर नीचे करो। मैं थोड़ा सा झुका और वो अपने पंजों के बल खड़ी हुई। उसने उस गीले पत्ते से मेरे चेहरे से खून के निशान बड़ी नरमी से पोंछ दिए। उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने उन्हें क्यों मारा, वो लोग कौन थे। उसने मुझे लेकर जरा सा भी डर या घृणा नहीं दिखाई, जैसे ये कोई बहुत नॉर्मल सी बात हो। वो बाहर गया, कुछ ऐसे लोगों को मारा जिन्हें मरना चाहिए था। वापस आया तो चेहरे पर खून था, बस उसे साफ करना है। लो, हो गया। उसने एक कदम पीछे हटकर मेरा चेहरा चेक किया। थोड़ा सा और है, छोड़ो, ये ऐसे नहीं निकलेगा। जब हम घर लौटेंगे तो इसे पानी से धो लेना। थैंक यू। किस लिए? उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके कान थोड़े से लाल हो गए थे। चलो, तुम्हें लेवल अप नहीं करना क्या? मैं उसे आगे बढ़ते हुए देख रहा था। मैं एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसके पीछे चल पड़ा। उसके बाद के बचे हुए वक्त में मैं ननाली को अपने साथ लेकर बहुत तेजी से लेवल अप करता रहा और इसी दौरान मुझे स्टार ड्यू वर्ल्ड के मौजूदा हालात के बारे में पता चला। एल्विन रेस का खत्म होना सिर्फ ट्रांसमिग्रेटर्स के हमले का नतीजा नहीं था। उससे बहुत पहले ही एंजल्स ने यहाँ के रहने वाले सारे लोकल ट्राइब्स की ताकत को प्लानिंग के साथ कमजोर करना शुरू कर दिया था। एल्व्स का होली ट्री जहरीला कर दिया गया था। ड्वार्व्स की खदानों के रास्ते बंद कर दिए गए थे। बीस्टमैन के इलाके को जबरदस्ती छोटा कर दिया गया था। ये सब कुछ सिर्फ भगवान के शतरंज का एक खेल था। तुम एल्व्स की एक कहानी है, मैंने चलते हुए कहा। डूम्सडे बैटल की प्रोफेसी के बारे में। नानाली अचानक रुक गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मुझे बहुत कुछ पता है। एल्विन रेस के पुराने लेजेंड्स में जब भगवान सभी रेसेस की रोशनी को पूरी तरह से निगल लेंगे, तब केज से एक सोल आसमान फाड़कर बाहर आएगी जो डूम्सडे बैटल लेकर आएगी और उस वॉर का रिजल्ट दोनों वर्ल्ड्स का फेट डिसाइड करेगा। केज से आई हुई सोल। नानाली ने धीरे से इस लाइन को रिपीट किया। उसकी हरी आंखें मेरी तरफ देख रही थी। तुमने कहा था कि तुम भगवान से लड़ने आए हो। क्या तुम वही हो उस प्रोफेसी वाले? इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। अपने 1000 बार रीबर्थ लेने के एक्सपीरियंस से मुझे पक्का यकीन था कि मैं वो प्रोफेसी वाला इंसान नहीं हूं। वोटिंग का टाइम जल्दी ही आ गया। सभी ट्रांसमिग्रेटर्स को स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस समन किया गया ताकि जोन रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा सके। वहां जाओ टिए शान नाम का एक तगड़ा आदमी खड़ा था। उसका अंडरवर्ल्ड बैकग्राउंड था और उसने फर्स्ट राउंड के ट्रायल में अपनी गुंडागर्दी से कई लोगों को मारा था। अभी वो लोगों को डरा धमकाकर खुद को वोट देने के लिए फोर्स कर रहा था। उसने मुझे वापस आते देखा और पूरे अकड़ के साथ मेरे पास आकर बोला, मेरे सामने घुटने टेक दे तो तेरी जान बख्श दूंगा। मैंने तुरंत अपनी सोल डिवोरिंग सिकल बाहर निकाल ली। मौत की भयानक ऑरा छोड़ने वाले इस वेपन को देखकर जाओ टिए शान के माथे से पसीना छूटने लगा था। उसे आखिरकार समझ में आ गया था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? जाओ टिए शान गुस्से से दांत पीस रहा था, लेकिन आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उस पर हमला इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसे जोन रिप्रेजेंटेटिव बनाना था। थर्ड राउंड के ट्रायल में मैं उसकी जोन रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी का इस्तेमाल करके बहुत से काम कर सकता था। वोटिंग का फाइनल रिजल्ट आ गया और जाओ टिए शान को जोन रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया और बिल्कुल मेरे अंदाजे के मुताबिक एंजल ने सबके सामने जोन रिप्रेजेंटेटिव की पावर्स की लिमिट भी अनाउंस कर दी। फोर्स कमांड का इस्तेमाल सिर्फ 10 बार किया जा सकता है और जिनके पास हिडन टैलेंट है उन ट्रांसमिग्रेटर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर जाओ टिए
येशान का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। एंजल ने आगे अनाउंस किया, इस जोन में अपना हिडन टैलेंट अवेकन करने वाला इकलौता ट्रांसमिग्रेटर ये लड़का है, ब्लैक साइथ। सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जिसे जोन रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल नहीं कर सकता। सभी की सोल्स वापस ब्लू स्टार पर टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले मैंने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां नानाली खड़ी थी। वो कोई ट्रांसमिग्रेटर नहीं थी, इसीलिए वो टेलीपोर्ट नहीं होगी, वो स्टार ड्यू वर्ल्ड में ही रहेगी। अगले राउंड में मैं वापस आऊंगा। नानाली ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, लेकिन मैंने देखा कि उसके कान हल्के से लाल हो गए थे। असल दुनिया में वापस लौटने के बाद मैंने आराम नहीं किया। टाइम बहुत कम था। मुझे सबसे पहले एक और जरूरी इंसान को ढूंढना था जिसका नाम ये मिंजू था। वो उन टीममेट्स में से एक थी जिन्हें मुझे ढूंढना था, और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके पास इकलौता हिडन टैलेंट गार्डियन था जो अपने आसपास के टारगेट्स के सभी स्टैट्स को 50% तक बढ़ा सकता था। इसके साथ ही उसके पास गार्डियन रून भी था जो एक साथ 5 टारगेट्स को शील्ड दे सकता था। टीम फाइट्स में ऐसी एबिलिटी सच में बेशकीमती थी। मेरे पिछले जन्म की यादों के हिसाब से ये मिंजू इस वक्त एक डेजर्ट शॉप में पार्ट टाइम काम कर रही होगी। मैंने उसे जल्दी ही ढूंढ लिया। पोनीटेल वाली एक लड़की काउंटर के पीछे केक पैक करने में बिजी थी। मुझे अंदर आके देखकर उसने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए रुक गई। क्या तुम मेरे क्लासमेट हो? मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ। लिन यू, ये बहुत जरूरी था। मेरे पिछले जन्म का एक्सपीरियंस मुझे बताता था कि अगर मैं शुरू से ही उसे जानने का दिखावा करूंगा तो वो मुझ पर शक करने लगेगी। इसके बजाय अगर मैं इसे एक अचानक हुई मुलाकात की तरह दिखाऊंगा तो वो मुझ पर आसानी से भरोसा कर लेगी। सॉरी क्लासमेट, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ये मिंजू के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से स्माइल कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास में मुझ पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। तुम क्या खाना चाहोगी? मैंने एक टिरामिसू ऑर्डर किया और पेमेंट करते वक्त उसे जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। लिन यू, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ये बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए मेरी तरफ से टिप समझ लो। ये मिंजू हैरान रह गई। इसके बाद कुछ और अचानक हुई मुलाकातों के चलते हम जल्दी ही फ्रेंड्स बन गए और हमने एक दूसरे को ऐड कर लिया। वो बहुत ही साफ और सीधे दिल की लड़की थी जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती थी। ये उसकी खूबी भी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक बार साथ खाना खाते वक्त उसने खुद ही मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में बता दिया। ऑल स्टैट्स पर 50% बफ सच में अनबिलीवेबल है। मैंने उसके स्टैट पैनल को देखकर दिल से उसकी तारीफ की। वो शर्माते हुए बोली, असल में ये इतना भी खास नहीं है, मैं इससे लड़ाई थोड़ी ही कर सकती हूँ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये एबिलिटी कितनी भयानक है। फर्स्ट राउंड के ट्रायल में मुझे एक रैंडम गोल्ड एग मिला था। हालांकि उससे मिलने वाला रिवॉर्ड रैंडम था, लेकिन लक सिर्फ गोल्ड कॉइंस के अमाउंट पर असर डालता है। ये मिंजू का बफ बिना किसी शक के मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल पर ले जाएगा। उसके बफ और स्लॉटर रून के डबल सपोर्ट के साथ मैंने उस रैंडम मनी बैग को खोला। 9999 गोल्ड कॉइंस, एकदम फुल लिमिट। ऐसा तो मेरे 1000 बार रीबर्थ लेने के बाद भी कभी नहीं हुआ था। ये मिंजू ने मुझे एक चमकने वाला पर्पल क्रिस्टल यानी एक मैजिक क्रिस्टल भी दिया। उसने कहा कि ये उसे ट्रायल में बस ऐसे ही मिल गया था। ये देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका क्या यूज है। उस क्रिस्टल को देखकर मेरे अंदर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। पर्पल मैजिक क्रिस्टल 7 रंगों में सबसे रेयर था। लेवल 20 पर इनले फंक्शन अनलॉक होने के बाद इसे वेपन में लगाकर सारे स्टैट्स को एक साथ बढ़ाया जा सकता है। लेट गेम में इस चीज की कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। ये मिंजू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी इतनी मदद की है, उसके सामने ये पत्थर क्या चीज है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस पत्थर की कीमत करोड़ों में थी। जल्द ही थर्ड राउंड का ट्रायल शुरू हो गया। अपनी आत्मा के शरीर से बाहर निकलते ही मुझे एहसास हो गया था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार हमारी टेलीपोर्ट डेस्टिनेशन पिछले राउंड वाला पत्थरों का शहर नहीं, बल्कि ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक बड़ा सा फोर्ट्रेस था। उस फोर्ट्रेस के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल रेलिक रखा हुआ था। इस बार भी ट्रांसमाइग्रेटर्स को अलग अलग जोन में बांटा गया था। मेरे जोन के लोगों को उस फोर्ट्रेस के अंदर टेलीपोर्ट किया गया था। वहां कुल 4900 लोग थे। एंजल प्रकट हुआ और उसने ऐसे रूल्स अनाउंस किए जिन्हें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस रेलिक को 3 घंटे तक टूटने से बचाना है। ट्रायल पास करने वालों की गिनती सिर्फ 1225 होगी, जिसका सीधा सा मतलब था कि 3/4 लोग इसमें मारे जाएंगे। रूल्स बहुत ही सिंपल थे। हर 30 मिनट में मॉन्स्टर्स इस रेलिक पर हमला करेंगे। ट्रांसमाइग्रेटर्स का काम इस रेलिक को बचाना है। आखिर में किल काउंट के हिसाब से रैंकिंग बनेगी। टॉप 1225 लोग जिंदा बचेंगे और उसके बाद वाले सब मारे जाएंगे। जाओ टिएशान तुरंत समझ गया था कि ये किल काउंट का कंपटीशन है। उसके पास फोर्स कमांड अथॉरिटी थी, तो ये राउंड उसके लिए बहुत आसान होने वाला था। लेकिन एंजल की अगली बात सुनकर उसका खून बर्फ की तरह जम गया। जोन रिप्रेजेंटेटिव इस राउंड में अपनी फोर्स कमांड अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर किसी ट्रांसमाइग्रेटर ने रिप्रेजेंटेटिव को मार दिया तो मारने वाले को रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन मिल जाएगी और उसकी 10 बार कमांड करने की पावर भी रिफ्रेश हो जाएगी। 4000 से ज्यादा खूनी नजरें एक साथ जाओ टिएशान पर अटकी। मैं चलते हुए उसके पास गया। डर मत, मैं तुझे मारने नहीं आया हूं। मैं तेरी जान बचा सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जाओ टिएशान के अंदर का घमंड जाग उठा और उसने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। मुझे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। तो ठीक है, आज के बाद तू जिए या मरे,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो सब आपस में जोन रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन के लिए लड़ रहे थे, मैं उस फोर्ट्रेस को छोड़कर सीधे जंगल की तरफ निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि नाना ली अभी भी वहीं थी। बिल्कुल वैसे ही मुझे वो एमरल्ड फॉरेस्ट के खंडारों के पास मिल गई। वो एक मरे हुए होली ट्री के नीचे अकेली बैठी थी और उसके पास सूखे हुए फूलों का गुच्छा रखा था। ये एल्वन रेस का अपने मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने का तरीका था। तुम आ गए। उसकी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों के कोनों पर आंसू के निशान थे। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। चलो मेरे साथ। इस बार का ट्रायल जोन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे वहां जाकर मॉन्स्टर्स को मारना है और लेवल अप करना है। अगर तुम यहीं रुकी तो अगले ट्रांसमाइग्रेटर्स के आने पर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। नाना ली खड़ी हुई और उसने अपनी ड्रेस से धूल साफ की। मैं डर की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जा रही, मुझे पता है। बस अभी मेरे पास जाने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, मुझे पता है। उसने मुंह बनाते हुए आगे चलना शुरू किया, लेकिन गलत दिशा में। रास्ता उस तरफ है, मैंने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। नाना ली के कान पल भर में लाल हो गए और वो चुपचाप पीछे मुड़ गई। नाना ली को ट्रायल जोन में वापस लाने के बाद मैंने पागलों की तरह लेवल अप करना शुरू कर दिया। थर्ड राउंड में मॉन्स्टर्स की गिनती बहुत ज्यादा थी और 3x EXP बफ के साथ मेरे लेवल बढ़ने की स्पीड हैरान करने वाली थी। सोल डिवाउरिंग सिकल जितनी बार मॉन्स्टर्स को मारती, सोल हार्वेस्ट टैलेंट अपने आप उनकी सोल एनर्जी सोख लेता, जिससे मेरे स्टैट्स हमेशा के लिए बढ़ने लगे। पास ही खड़ी नाना ली ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। आखिर तुम कौन से मॉन्स्टर हो? ग्रिम रीपर? मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। एल्विन रेस की कहानियों में ग्रिम रीपर नाम की कोई चीज नहीं होती। हम मानते हैं कि मौत के बाद आत्मा वापस ट्री ऑफ नेचर में लौट जाती है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन फिलहाल ग्रिम रीपर खुद तुम्हारे सामने खड़ा है। नाना ली ने अपना चेहरा घुमा लिया और धीरे से एल्विश भाषा में कुछ बड़बड़ाई, जो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। तीसरी वेव खत्म होने तक मैं लेवल 20 पर पहुंच चुका था। सिस्टम ने इनले फंक्शन को अनलॉक कर दिया। मैंने तुरंत ये मिंजू के दिए हुए उस पर्पल मैजिक क्रिस्टल को अपनी सोल डिवॉरिंग साइट में फिट कर लिया। मेरे शरीर पर हल्के पर्पल रंग के निशान चमकने लगे और मेरे सारे स्टैट्स एक साथ बढ़ गए। इसके साथ ही लेवल 20 पर मेरे ग्रिम रीपर टैलेंट का सेकंड स्टेज भी अनलॉक हो गया। इटर्नल नाइट डोमेन अब पूरी तरह से खुल चुका था और एक नया स्किल अनलॉक हुआ, नाइट ऑफ डेथ, जो 1 किलोमीटर के पूरे एरिया को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो सकता था। अंधेरे में ग्रिम रीपर की अटैक पावर डबल हो जाएगी और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाएगी। जो लोग ग्रिम रीपर के साइड में नहीं हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। डेथ गॉड रून दिन में अटैक पावर 100% बढ़ाएगा और रात में अटैक स्पीड 50% और बढ़ा देगा। नाइट ऑफ डेथ। पलक झपकते ही मेरे चारों तरफ 1 किलोमीटर के घेरे की सारी रोशनी खत्म हो गई। आसमान पूरी तरह से काला पड़ चुका था। सिर्फ मेरी आंखों में एक डरावनी नीली रोशनी चमक रही थी। गॉब्लिन्स की चौथी वेव अभी अभी आई थी कि वो उस भयानक अंधेरे में डूब गई। इटर्नल नाइट डोमेन में वो सब बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और मैं अपनी सोल डिवॉरिंग साइक हाथ में लिए अंधेरे में घूमने वाले किसी ग्रिम रीपर की तरह अपने हर वार से सटीकता से उनकी जानें ले रहा था। उस अंधेरी रात में सिर्फ गॉब्लिन्स की चीखें और हवा को चीरने वाली साइथ की आवाजें ही गूंज रही थीं। नाना ली उस अंधेरे के किनारे पर खड़ी थी। अपनी हरी आंखों से वो बिना पलक झपकाए उस काले साय को देख रही थी, जो अंधेरे में सबको काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि दम घोटने वाले उस भयानक अंधेरे में उस इंसान का साया एक ऐसी ताकत छोड़ रहा था जिससे उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, बिल्कुल अंधेरी रात में चमकने वाले किसी इकलौते लाइट हाउस की तरह। फोर्थ वेव के मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद मैंने 20,000 गोल्ड कॉइन्स से स्काउट स्किल खरीद ली। ठीक उसी वक्त जाओ टाइशाइन की तरफ हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। फोर्थ वेव में अब खतरनाक वेयरवुल्व्स आ गए थे, जिनकी गिनती जिंदा बचे हुए लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। जाओ टाइशाइन की 10 बार फोर्स कमांड करने की पावर पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी आखिरी बची हुई कमांड्स का इस्तेमाल लोगों को मीट शील्ड बनने पर मजबूर किया था। अब वो सिर्फ मुझसे मदद की भीख मांग सकता था, लेकिन मैंने उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा, अपने फोर्स कमांड को गवा देने के बाद अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। एक आदमी को अपने लिए गए फैसलों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। जाओ टाइशान का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसका एक आदमी, जिसका नाम मा कुन था, अचानक आगे आया और जाओ टाइशान का ध्यान भटकते ही उसकी छाती में तलवार घोंप दी। मुझे माफ कर दे भाई, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। सिस्टम ने अनाउंस किया कि मा कुन ने जाओ टाइशान को मार दिया है और अब वो नया रिप्रेजेंटेटिव है। मा कुन ने अपने पीछे भूखे भेड़ियों की तरह घूर रहे ट्रांसमिग्रेटर्स की तरफ देखा और बिना एक पल सोचे उसने मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी वफादारी की कसम खा ली। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मेरे अगले फैसले ने उसके पसीने छुड़ा दिए। मैंने उसे कहा कि वो अपनी कमांड का इस्तेमाल करके अपने 10 दोस्तों से उस रैलिक को तोड़वा दे। मा कुन हैरानी से बोला,
एंजल ने कहा था कि रेलिक टूटने पर बहुत खौफनाक सजा मिलेगी, तुझे सजा चुननी है या फिर मौत। वो चुपचाप खड़ा रहा। टूटते हुए कांच की तेज आवाज के साथ वो रेलिक टूट गया। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि रेलिक टूट चुका है, ट्रायल फेल हो गया है और पनिशमेंट एनवॉय 30 मिनट में यहाँ आएगा। सारे ट्रांसमिग्रेटर्स खौफ में पागल हो गए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक लंबे वक्त के बाद मुस्कान आ गई थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जल्दी ही पनिशमेंट एनवॉय आ गया। वो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका चेहरा बहुत शांत था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कुछ बेवकूफों को लगा कि वो उन्हें नहीं मारेगा, लेकिन अगले ही पल आसमान से हजारों चमकचमाती हुई तलवारें गिरने लगी और पहली ही वेव में 300 ट्रांसमिग्रेटर्स जलकर राख हो गए। मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एनवॉय के पीछे पहुंच गया। मेरी आई ऑफ द डेथ गॉड ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को साफ साफ देख लिया था, उसकी आंखें। पनिशमेंट एनवॉय सुन नहीं सकता था, देखना ही उसकी इकलौती सेंस थी। मैंने हवा में छलांग लगाई और अपना डेथ गॉड मार्क लगा दिया, जिससे डैमेज 120% बढ़ गया। गॉड स्लेयर टाइटल के डबल डैमेज के साथ मेरी सोल डिवॉरिंग साइथ पूरी ताकत से उसकी आंख में जा घुसी। सिर्फ एक वार से ही उसकी 40% एचपी खत्म हो गई। एनवॉय दर्द से चीखने लगा और उसने मुझे फंसाने के लिए एक बैरियर बना दिया, लेकिन मुझे उसके हर एक मूव के बारे में पहले से ही पता था। बैरियर के बंद होने से 1 सेकंड पहले मैं उसकी रेंज से बाहर निकल गया और दोबारा उसके पीछे जाकर मैंने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी। अंधा होने के बाद एनवॉय पागलों की तरह हर दिशा में अपनी लाइट सोर्स फेंकने लगा। नाइट ऑफ डेथ। पल भर में अंधेरे ने सारी रोशनी को निगल लिया। इटर्नल नाइट डोमेन में उन लाइट सोर्स की बाकत बहुत कम हो चुकी थी। मैं अंधेरे में इधर उधर घूम रहा था। मैंने एक झटके में उसका बायां पंख काट दिया और अगले झटके में उसका बायां पंख भी उड़ा दिया। एनवॉय मरने की हालत में पहुंच गया और उसने अपनी पैसिव स्किल लास्ट रेडियंस का इस्तेमाल किया। वो अगले 60 सेकंड्स के लिए किसी भी डैमेज से इम्यून था। मैं एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा होकर चुपचाप इंतजार करता रहा। 60 सेकंड्स बाद वो रोशनी गायब हो गई और मेरी सोल डिवॉरिंग साइथ ने हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आपने पनिशमेंट एनवॉय को हरा दिया है। आपका लेवल 3 बढ़ गया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको 8000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा 4000 गोल्ड कॉइन्स। आपको रेबल ऑफ गॉड्स लॉ का टाइटल मिलता है, जिससे डिवाइन क्रीचर्स का डैमेज 80% कम हो जाएगा। आपको डिवाइन आइटम्स मिलते हैं। मेरा लेवल अब 30 हो चुका था। उन डिवाइन आइटम्स ने मेरे इंटेलेक्ट को सीधा 30 पॉइंट से बढ़ा दिया था और स्किल डैमेज 30% बढ़ गया था। रेलिक को तोड़ने का मेरा असली मकसद यही था, पनिशमेंट एनवॉय को मारना और वो रिवॉर्ड्स हासिल करना जो नॉर्मल तरीके से कभी नहीं मिल सकते थे। एंजल दोबारा प्रकट हुआ और उसने रैंकिंग अनाउंस की। पूरे जोन में फर्स्ट पोजीशन, ब्लैक साइथ, किल काउंट 3631। वहां मौजूद सभी ट्रांसमिग्रेटर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने धीरे से पूछा, क्या वो सच में लेवल 30 का है? जैसे ही एंजल ने फेल होने वालों के नाम अनाउंस किए, हजारों ट्रांसमाइग्रेटर्स जो ट्रायल पास नहीं कर पाए थे, वो भयानक आग में जलकर राख हो गए। मूचिंग वॉन डर के मारे बुरी तरह कांप रही। सू जहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दूर पेड़ों की छांव में खड़ी नानाली चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी हरी आंखों में चारों तरफ फैली वो आग चमक रही थी और उसके चेहरे पर कई तरह के भाव थे। ये थी ट्रांसमाइग्रेटर्स की दुनिया, बेहद बेरहम, ठंडी, जहां कमजोर मारा जाता है। लेकिन खुद को ग्रिम रीपर कहने वाले इस इंसान ने हजारों लोगों के सामने ऐसी बात कही, क्या तुम लोग अपनी ही नस्ल को इस तरह से मरते हुए बस चुपचाप खड़े देखते रहोगे? नानाली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि एल्वेन रेस का वो लेजेंड शायद सिर्फ एक कहानी नहीं था। असल दुनिया में लौटने के बाद मैंने अपनी अगली प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे पहले मुझे एक खतरे को खत्म करना था, ज़ैंग शीन युआन। इस इंसान को ट्रायल में फ्लैश रून मिला था और इसी रून ने उसे पागलपन के रास्ते पर धकेल दिया था। पिछले जन्म में उसने असल दुनिया में लोगों को अंधा करने वाले इस रून का इस्तेमाल करके अनगिनत गुनाह किए थे और उससे भी भयानक बात यह थी कि बाद में उसे माइंड रून भी मिल गया था, जिससे वो दूसरों के दिल की बातें पढ़ सकती थी। इस चीज के मिल जाने के बाद वो लगभग इनविंसिबल हो गई थी। पिछले जन्म में उसने लिनशिया उसी को किडनैप कर लिया था और बदले में मुझसे मेरी इंटेलिजेंस मांगी थी। उस लड़ाई में मेरी एक आंख चली गई थी, इसलिए हर रीबर्थ के बाद मैं हमेशा उससे पहले पहुंचकर उससे माइंड रून छीन लेता हूं। और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला था। मैं अपना मास्क पहनकर उस पुरानी खाली वेयर हाउस में पहुंचा। टूटी हुई खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और जमीन पर परछाइयां बना रही थी। ज़ैंग शीन युआन वहीं था, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक। वो वहां पर हिडन माइंड रून ढूंढने आया। भगवान ने असल दुनिया में भी कुछ स्पेशल आइटम्स छुपा रखे थे और उनकी लोकेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। दरवाजे पर एक मास्क पहने हुए इंसान को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कौन हो तुम? एक चीज मांगने आया हो क्या? मैंने अपनी सोल डिवॉरिंग सिकल को हल्के से हवा में लहराया। उसका ब्लेड चांद की रोशनी में नीली चमक छोड़ रहा था। तेरी जान। ज़ैंग शीन युआन ने तुरंत अपना फ्लैश रून इस्तेमाल कर दी और उसके शरीर से एक आंखें चुंधिया देने वाली सफेद रोशनी निकली। लेकिन अगले ही सेकंड नाइट ऑफ डेथ, उस भयानक अंधेरे ने पल भर में सारी रोशनी को निगल ली। एटर्नल नाइट डोमेन में रोशनी का कोई वजूद नहीं था।
लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई। मैंने उसके शरीर से अभी अभी एक्टिवेट हुआ माइंड रून निकाल ली, माइंड रून, जिससे मैं अपनी टारगेट्स के दिल की बातें पढ़ सकता था। इसके मिल जाने के बाद किन मोहम्मद से मेरी मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सैटरडे को एक 5 स्टार होटल में, जो किन मोहम्मद के हिडन बिजनेसेस में से एक था। 1000 बार रीबर्थ की यादों ने मुझे ऐसे ढेरों राज बता दिए थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन आज मुझे एक नौजवान का नाटक करना था जिसने दुनिया ना देखी हो। सूजहान पहले से वहां मौजूद था। मुझे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हुआ। 20 साल से भी कम उम्र का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने 280 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? माइंड रून ने उसके सारे शक और सवालों को पकड़ लिया था। चिन मोहन थोड़ी देर से आया। उसने सिल्वर सूट और काले कफलिंग्स पहने हुए थे। उसका पूरा अंदाज किसी अमीर घर के लड़के जैसा था जो बहुत महंगा और घमंडी लगता है। वो अपना रुतबा दिखाने के लिए जानबूझकर लेट आया था। मैंने भी थोड़ा डरते हुए और झिझकते हुए उससे हाथ मिलाया। उसने पूरी टेबल पर महंगे महंगे खाने सजवा दिए और मैंने एक ऐसे गरीब लड़के की एक्टिंग की जो पहली बार इतना कुछ देख रहा हो, और मैं भूखों की तरह खाने लगा। चिन मोहन मुझे देखकर समझ गया था कि मैं किसी बड़े खानदान का लड़का नहीं हूँ। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी कोई मदद की है? मैंने जवाब दिया, मैं अभी 20 साल का हुआ हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने ये सारे पैसे अपने दम पर कमाए हैं। तुम सिर्फ 20 साल के हो। अगर तुमने 1 साल की उम्र से भी पैसा कमाना शुरू किया होता, तब भी अकेले अपने दम पर करोड़ों कमाना नामुमकिन है। मैंने एक बचकानी सी स्माइल दी। मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ। मैंने अपनी पहली कमाई एक इन्वेस्टमेंट से की थी जिसमें पैसा कई गुना बढ़ गया था। फिर मैंने उन्हें बताया, मैं ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे ट्रायल में एक स्पेशल टैलेंट मिला है, ओमनिशिएंट प्रीकॉग्निशन। तो मजाक कर रहे हो? सूजहान को मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उनका शक दूर करने के लिए मैंने चिन मोहन के कुछ ऐसे राज खोले जो किसी को नहीं पता थे। 5 स्टार ग्रुप का बड़ा बेटा होने के बावजूद उसकी फैमिली उसे कोई अहमियत नहीं देती। उसने चोरी छुपे स्टार शील्ड ग्रुप बनाया और ये होटल भी उसी के हिडन बिजनेसेस में से एक है। सूजहान गुस्से से पूछने लगा कि मुझे ये सारी इंटेलिजेंस कहाँ से मिली, लेकिन चिन मोहन गहरी सोच में पड़ चुका था। आखिर में मैंने अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया। अगर मैं तुम्हें 4th राउंड की ट्रायल की इन्फॉर्मेशन दे दूं तो क्या तुम्हें फिर भी लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पल भर में उन दोनों के चेहरों की रंगत उड़ गई। मैंने उन्हें बताया कि 4th राउंड का ट्रायल सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने का नहीं होगा, बल्कि ये ट्रांसमीटर्स के बीच आपस में लड़ने का ट्रायल होगा। सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो घमंडी और ठंडे मिजाज वाला चिन मोहन बेहद सीरियस हो गया। उसने अपना शराब का गिलास नीचे रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर तुम्हारे पास सच में भविष्य देखने की एबिलिटी है तो मैं तुम्हारी प्लानिंग में पूरी तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि चिन मोहन के लिए अगर हर ट्रायल से पहले उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके तो ये उसके लिए किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं था। लेकिन सच तो ये था कि मैं कोई भविष्य देखने वाला इंसान नहीं था। मैं एक रीबॉर्न इंसान था जिसने 1000 बार रीबर्थ लिया था। लेकिन भविष्य देखने वाले की पहचान ज्यादा सेफ थी। अगर लोगों को मेरे रीबर्थ होने की सच्चाई पता चल गई तो वो हायर एंजल्स और यहाँ तक कि खुद भगवान की भी मुझ पर नजर पड़ सकती थी। लेकिन ओमनिशिएंट प्रीकॉग्निशन बस एक ऐसा टैलेंट है जिसे समझा जा सकता है और इससे मुझ पर किसी को ज्यादा शक नहीं होगा। होटल से बाहर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली। मेरी पहली चाल पूरी तरह से कामयाब रही। इसके बाद मुझे 4th राउंड की इन्फॉर्मेशन ये मिंजू को भी देनी थी। जब मैं उससे मिलने गया तो मैं अपनी नई खरीदी हुई स्पोर्ट्स कार में था। ये मिंजू कार को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। क्या सच में ये तुम्हारी कार है? अंदर बैठकर देख लो। मिंजू ने किसी छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर पूछा, तुमने ये कार कितने की खरीदी है? मैंने आराम से जवाब दिया, बस 9 मिलियन। लेकिन मेरा जवाब सुनकर मिंजू चौंक गई। 9 मिलियन? तुम्हें पता है कि 9 मिलियन में कितनी सारी छोटी छोटी किराने की दुकानें खोली जा सकती हैं? शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी 9 मिलियन नहीं कमा पाऊंगी। मिंजू को इतना उदास देखकर मैंने उसे तसल्ली दी। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले तक मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है ना। लेकिन मिंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो अपनी ही ख्याली दुनिया में खोई हुई थी। इसके पास करोड़ों रुपए हैं, फिर भी ये मुझे घुमाने लेकर आया। कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता? ये तो बिल्कुल डेट पर जाने जैसा लग रहा है। मिंजू के गाल अनजाने में ही लाल हो गए थे। मिंजू को ख्यालों में खोया हुआ देखकर मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मिंजू, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। लेकिन मिंजू को लगा कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। प्रपोज? मैंने खांसते हुए उस अजीब सी सिचुएशन को संभाला। मैंने कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है मैडम। मिंजू ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। फिर मैंने मिंजू को सब कुछ समझा दिया। मेरे पास इतना सारा पैसा इसलिए नहीं क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास फ्यूचर रून है। मिंजू ये सुनकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा रून सच में बहुत कमाल का है, लेकिन तुमने इतनी प्राइवेट बात मुझे क्यों बताई? ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। तुमने भी तो मुझे अपने रून के बारे में बताया भाना। मुझे लगा ये बात बताकर ही मैं तुम्हारे साथ इंसाफ कर पाऊंगा। मिंजू किसी बच्चे की तरह हंसने लगी। अपने दिल की बात कह देना सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने मिंजू को 4th राउंड की इन्फॉर्मेशन दे दी। मिंजू पूरी तरह से शॉक में थी। मुझे लग रहा था कि उसे इस बात की सीरियसनेस समझ नहीं आई है, इसलिए मैंने उसे बार बार समझाया कि वो अपने आसपास की हर चीज से बचकर रहे। मिंजू को लगा कि मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ और वो फिर से ख्यालों में खो गई। ये मेरी इतनी परवाह करता है, पक्का इसे मुझसे प्यार है। अगर इसने मुझे प्रपोज किया तो क्या मैं हाँ कह दूँ? मिंजू को घर छोड़
छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मैंने 1000 बार रीबर्थ लिया, लेकिन मुझे आज जाकर पता चला कि मिंजू मुझे पसंद करती थी। खैर, अब हमारे बीच एक रिश्ता बन चुका था, तो मैं मिंजू को अपनी टीम में आसानी से शामिल कर सकता था। 4th राउंड का ट्रायल शुरू हो गया। अपनी आत्मा के स्टारड्यू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते ही मुझे पिछले ट्रायल से बिल्कुल अलग सी ऑरा महसूस हुई। एंजल प्रकट हुआ और उसने रूल्स अनाउंस किए। 4th राउंड का ट्रायल है ट्रांसमाइग्रेटर्स बैटल। हर ट्रांसमाइग्रेटर को 3 लाइफ बैजेस दिए जाएंगे। अगर आप मारे गए तो आपका एक बैज छिन जाएगा। जिसके सारे बैजेस खत्म हो गए वो हमेशा के लिए मर जाएगा। आखिर में जिसके पास सबसे ज्यादा बैजेस होंगे, ऐसे 500 लोग ट्रायल पास करेंगे। ट्रायल एक दिन बाद शुरू होगा। उससे पहले अगर कोई मारा जाता है तो उसे नहीं गिना जाएगा। ये राउंड पिछले वाले राउंड से कहीं ज्यादा खतरनाक और बेरहम था, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मन ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं थे जिनकी मूवमेंट्स को तुम समझ सको, बल्कि तुम्हारे दुश्मन ऐसे इंसान थे जिनके पास दिमाग और स्किल्स दोनों थे। एंजल की बात खत्म होते ही वहां का माहौल एकदम गर्म हो गया था। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैं उस भीड़ से निकलकर सीधा एमरल्ड फॉरेस्ट की तरफ भागने लगा। बिल्कुल वैसे ही मुझे वो उसी सूखे हुए होली ट्री के नीचे मिल गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। नानाली के पास 7-8 छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। वो सब एल्फ लड़कियां थी। वो डरी सहमी सी नानाली के पीछे छुप रही थी और अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से मुझे घूर रही थी। तुमने इन्हें कहाँ ढूंढा? नानाली का चेहरा मुझे थोड़ा सॉफ्ट सा लगा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन्हें जंगल की गहराई में ढूंढा। ये एमरल्ड फॉरेस्ट के आखिरी जिंदा बचे हुए लोग हैं। बस ये कुछ बच्चे ही बचे हैं। वो 7 बच्चे थे। सबसे बड़ी बच्ची देखने में किसी 10 साल की इंसान जैसी लग रही थी और सबसे छोटी शायद सिर्फ 4-5 साल की थी। वो सब नानाली से चिपके हुए थे, जैसे वो उनका कोई अपना हो। उनके माँ बाप? नानाली ने नाम इसे हिला दिया। मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया। ये ट्रायल ट्रांसमिग्रेटर्स के बीच आपस में लड़ने का है। जंगल में रहना अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तुम लोग अब यहाँ नहीं रुक सकते। नानाली ने अपने माथे पर सिलवटें डाली। तो कहाँ जाएं? मेरे साथ चलो, मैं कोई सेफ जगह ढूंढ लूंगा। तुम हमेशा यही बात कहते हो। हालांकि उसने मुंह से शिकायत की, लेकिन उसने तुरंत सारे एल्फ बच्चों को अपना सामान पैक करने के लिए कह दिया। मैंने ध्यान दिया कि जब मैं यहाँ नहीं था, नानाली ने खुद ही एक छोटा सा कैंप बना लिया था। वो बहुत ही सिंपल सा था। बेलों से बनी दीवारें और पत्तों से बने बिस्तर, ये सब दिखा रहे थे कि वो इन बच्चों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही है। तुम अकेले ही इन सब का ख्याल रख रही हो? एल्व्स अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, उसने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा। सबसे छोटी एल्फ बच्ची ने मेरी शर्ट का किनारा पकड़ा। उसने अपना सिर उठाया और अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में मुझसे कहा, क्या तुम वो ताकतवर इंसान हो? दीदी ने बताया था। मैंने नानाली की तरफ देखा। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस इन्हें पिछली बार के बारे में बता रही थी। दीदी ने कहा था कि तुमने बुरे लोगों को भगा दिया और एक बहुत बड़े एंजल को भी हरा दिया, उस छोटी बच्ची ने एक्साइटेड होते हुए कहा। नानाली का मन कर रहा था कि वो वहीं जमीन में गड़ जाए। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरे 1000 बार रीबर्थ लेने के बाद ये पहली बार था जब मैं दिल से हंस रहा था। मैं नानाली और उन एल्फ बच्चों को लेकर एक छुपी हुई गुफा में आ गया। ये गुफा ट्रायल जोन के किनारे पर थी, जहां ज्यादातर ट्रांसमिग्रेटर्स नहीं आते थे। उन्हें वहां सेफली छोड़ने के बाद मैंने अपने मिशन पर काम करना शुरू किया। 4th राउंड में मेरे 2 मकसद थे। पहला, बैजेस जमा करके ताकि मैं रैंकिंग में ऊपर रह सकूं, और दूसरा, माकुन को मारना ताकि मैं एक हिडन क्वेस्ट को अनलॉक कर सकूं। माकुन जोन रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद बहुत अकड़ में आ गया था। 3rd राउंड खत्म होने के बाद जब वो असल दुनिया में वापस गया तो उसकी अपनी ही आदमियों से लड़ाई हो गई थी, और 4th राउंड शुरू होते ही उसका सबसे पहला प्लान ये था कि वो अपनी बची हुई कमांड अथॉरिटी का इस्तेमाल करके मुझे खत्म कर दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका मरना खुद एक हिडन क्वेस्ट को एक्टिवेट कर देगा। कुछ खास ट्रायल्स में जोन रिप्रेजेंटेटिव को मारने से एक सीक्रेट रास्ता खुलता है जो गहले ट्रायल जोन की तरफ ले जाता है। वहां एक ऐसी चीज थी जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। माकुन को ढूंढते हुए मुझे बहुत से ट्रांसमाइग्रेटर्स मिले। ज्यादातर लोग मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, लेकिन कुछ बेवकूफों ने मुझ पर छुपकर हमला करने की कोशिश की। उन सब का एक ही अंजाम हुआ। अपना एक बैज हारने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। मैंने उन्हें जान से नहीं मारा, बस उनके बैजेस छीन लिए। आई ऑफ द डेथ गॉड मुझे हर किसी की कमजोरी और उनके हमले का तरीका पहले ही दिखा देती थी। मेरी बहुत ज्यादा एजिलिटी के साथ मुझ पर किया गया कोई भी हमला बेकार था। आखिरकार मैंने माकुन को एक पुराने खंडहर में ढूंढ लिया। उसके साथ 7-8 आदमी और भी थे। वो सब वो लोग थे जिन्हें उसने अपनी कमांड अथॉरिटी से अपना गुलाम बनाया हुआ था। अरे बॉस आ गए, माकुन ने अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लाते हुए कहा। अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ बेवकूफ सोल डिवोरिंग साइथ सीधे उसकी गर्दन पर रखी थी। माकुन की मुस्कान वहीं जम गई। तेरी औकात बस यहीं तक थी। मेरी साइथ नीचे आई और उसका सिर कटकर गिर पड़ा। कंग्रेचुलेशंस, किल सक्सेसफुल। जोन रिप्रेजेंटेटिव को मारने की वजह से एक हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया है। डीप अमिस का रास्ता खुल चुका है। माकुन के तीनों बैजेस और उसकी जोन रिप्रेजेंटेटिव की अथॉरिटी दोनों मुझ में आ गई थी, लेकिन मुझे जोन रिप्रेजेंटेटिव बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रूल्स के हिसाब से मैं इस पोजीशन को छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले ट्रायल्स में जोन रिप्रेजेंटेटिव को बहुत खौफनाक सजाओं का सामना करना पड़ेगा। ये पोजीशन देखने में अच्छी लगती थी, लेकिन असल में ये मौत का कुआं थी। माकुन के मरने की जगह पर डीप अबिस का रास्ता खुल गया था। जमीन पर एक काला चक्करदार गड्ढा दिखाई दिया, जिससे एक अजीब सी डरावनी ऑरा निकल रही थी। मैंने उसमें छलांग लगा दी। रास्ते के दूसरी तरफ एक डार्क रेड स्पेस था। ये डीप ट्रायल जोन था, जहां नॉर्मल जोन से कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स मौजूद थे, और यहाँ मिलने वाले रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े थे। यहाँ मुझे वो चीज मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था, शैडो रून। ये रून इस्तेमाल करने वाले को
परछाई में पूरी तरह से गायब कर सकता था। यहाँ तक कि एक एंजल भी उसे नहीं ढूंढ सकता था। मेरे लिए ये रून फ्यूचर में हायर एंजल्स का सामना करने के लिए बहुत जरूरी था। उस डीप जोन से बाहर आने के बाद 4th राउंड का ट्रायल भी खत्म होने वाला था। जब मैं वापस गुफा में आया तो नैनाली उन एल्फ बच्चों को घास से अंगूठी बनाना सिखा रही थी। गुफा के बाहर से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और उसके सिल्वर व्हाइट बालों को चमका रही थी। ये नज़ारा इतना शांत और खूबसूरत था जैसे कोई पेंटिंग हो। तुम आ गए। वो ये बात पहले भी कई बार कह चुकी थी, लेकिन हर बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गर्माहट थी। हाँ, मैं आ गया। वो सबसे छोटी एल्फ बच्ची जिसका नाम शाओ ये था, अब वो मुझसे नहीं डरती थी। वो भागकर मेरे पास आई और उसने मेरे हाथ में घास से बनी एक टेढ़ी मेढ़ी अंगूठी रख दी। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। दीदी ने कहा है कि इसे पहनने से तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। मैंने अपना सिर नीचा किया और उस घास की अंगूठी को देखा। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। थैंक यू। पास खड़ी नैनाली चुपके से मुझे देख रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात जब सारे एल्फ बच्चे सो गए तो मैं और नैनाली गुफा के दरवाजे पर बैठ गए। स्टारड्यू वर्ल्ड का रात का आसमान बहुत खूबसूरत था। सारे आसमान में नीले और हरे रंग के तारे चमक रहे थे जो ब्लू स्टार के आसमान से बिल्कुल अलग थे। दूर चमक रहा ट्री ऑफ लाइफ एक हल्की सी रोशनी छोड़ रहा था और हवा में फूलों की महक थी। थैंक यू, नानाली ने अचानक कहा। किस लिए? थैंक यू कि तुमने उन्हें नहीं मारा। ज्यादातर ट्रांसमाइग्रेटर्स जब उन्हें एल्फ बच्चे मिलते हैं तो वो उन्हें रिवॉर्ड के लिए मार देते हैं या फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। तुम पहले इंसान हो जिसने मदद की। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझे पता है। उसने अपने घुटनों को गले लगाया और अपनी ठुड्डी उन पर टिका ली। मैंने तुम्हें बहुत से लोगों को मारते हुए देखा है, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को नहीं मारते। मेरे लिए इतना ही काफी है। हम दोनों बहुत देर तक चुप रहे। तुम्हारे लोग अब आगे क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। उसकी आवाज बहुत हल्की हो गई थी। एल्विन रेस का अब कोई फ्यूचर नहीं बचा है। होली ट्री सूख चुका है। हमारे घरों पर कब्जा हो गया है और सारे ताकतवर फाइटर्स मारे जा चुके हैं। बस ये कुछ बच्चे बचे हैं। तुम्हारा फ्यूचर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारी प्रीकॉग्निशन एबिलिटी फिर से काम करने लगी है? ये कोई प्रीकॉग्निशन नहीं है, ये मेरा वादा है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नानाली हैरान रह गई। उसकी हरी आंखों में तारों की चमक और मेरी परछाई दिखाई दे रही थी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं एल्फ्स के लिए एक नया घर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर वो चुप हो गई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और तेजी से अपने हाथ के पीछे से अपने आंसू पोंछ लिए। एल्फ्स कभी दूसरों के सामने नहीं रोते, मुझे पता है। तुम नहीं रोई, तुम नहीं रोई। 4th राउंड का ट्रायल खत्म हो गया। अपनी आत्मा को वापस असली दुनिया में आते ही मैंने अपने कई अलग अलग प्लान्स पर काम करना शुरू कर दिया। 4th राउंड की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकलने की वजह से चिन मोहन ने मेरी ओमनिशेंट प्रिकॉग्निशन एबिलिटी पर पूरी तरह से भरोसा करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे खुद कॉल किया और स्टारशील्ड ग्रुप की बिजनेस लाइन को पूरी तरह से बदलने की बात कही। तुम सही कह रहे थे। फोन के दूसरी तरफ चिन मोहन की भारी आवाज आई। पुराने टेक्नोलॉजी के रास्ते से अब कोई फायदा नहीं होगा। अब ट्रांसमाइग्रेटर्स की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। इक्विपमेंट्स, पोशंस, इंटेलिजेंस, अब सिर्फ यही चीजें बिकेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सोफे पर लेटते हुए आराम से कहा, अगले 6 महीनों में सभी देशों की सरकारें ट्रांसमाइग्रेटर्स को कंट्रोल करने के लिए नए लॉज लेकर आएंगी। लेकिन लॉ कभी भी ताकत की रफ्तार को पीछे नहीं छोड़ सकता। उन लॉज के आने से पहले तुम्हें एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना होगा जो पूरे ट्रांसमाइग्रेटर मार्केट को कवर कर ले। चिन मोहन कुछ देर के लिए चुप रहा। तुम्हें फ्यूचर में कितनी दूर तक का दिखाई देता है? काफी दूर तक का। कॉल कट करने के बाद लिन श्यासी मेरे लिए एक ग्लास गर्म दूध लेकर आई। भाई, आपका लेवल क्या है? हाल ही में ये लड़की अपनी कॉलेज क्लासमेट्स की बातों से परेशान थी। मैंने सुना था कि उसकी रूममेट का बॉयफ्रेंड लेवल 11 पर पहुंच गया था और उसने अपना क्लास चेंज भी कर लिया था और वो हर दिन कॉलेज में इसका दिखावा करता था। मैं तुम्हें अपना असली लेवल नहीं बता सकता, मैंने आराम से कहा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक 30 लेवल ट्रांसमाइग्रेटर हूं तो लोग मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लिन श्यासी को अपना टारगेट बना लेंगे। मेरे ऐसा कहने के बाद भी लिन श्यासी खुशी से झूम उठी। भाई, आप सच में बहुत ताकतवर हैं। मैं कल कॉलेज जाकर सबको बताऊंगी। बेवकूफ। उसने अपना मुंह चिढ़ाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपना सिर हिलाया और वापस अपने काम में लग गया। इन्वेस्टमेंट के मामले में स्टारशील्ड ग्रुप के शेयर्स की कीमत मेरी उम्मीद के हिसाब से बढ़ने लगी थी। मेरी यादों के हिसाब से अगले 3 महीनों के अंदर वो पूरे देश में ट्रांसमाइग्रेटर्स की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ वो प्लानिंग थी जो सबको दिखाई दे रही थी। छुपकर मैं एक और काम भी कर रहा था। आसपास के इलाकों की खाली पड़ी जमीनों को खरीदना। बहुत सारी ऐसी बेकार जमीनें जिन पर किसी का ध्यान नहीं था। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगले 6 महीनों के बाद ब्लू स्टार और स्टारड्यू वर्ल्ड के बीच डायमेंशनल रिफ्ट्स खुलने वाले थे। उन रिफ्ट्स में से दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स ब्लू स्टार पर आने वाले थे और वो रिफ्ट्स ठीक उन्हीं जमीनों पर खुलने वाले थे जिन्हें मैं अभी खरीद रहा था। जब वो वक्त आएगा तो ये जमीनें ट्रांसमाइग्रेटर्स के लिए दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स को शिकार करने की जगह बन जाएंगी और इन जमीनों की कीमत लाखों गुना बढ़ जाएगी।
और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इन हंटिंग ग्राउंड्स को कंट्रोल करूंगा तो मैं ट्रांसमाइग्रेटर्स के रिसोर्सेज हासिल करने के रास्तों को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। यही असली ताकत होगी। दिन बीतते गए। हर महीने के ट्रायल्स के बीच के वक्त में मेरी जिंदगी कई हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ मैं असली दुनिया में अपनी प्लानिंग कर रहा था, किन मोहान के साथ काम कर रहा था, हंटिंग ग्राउंड्स खरीद रहा था और दुनिया के बिगड़ते हुए हालात को संभाल रहा था। दूसरी तरफ मैं अगले राउंड के ट्रायल की तैयारी कर रहा था, अपने वेपन्स और लेवल को अपग्रेड कर रहा था, नई स्किल्स खरीद रहा था और ये मेनजू के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा था। और एक और काम था, हर ट्रायल खत्म होने से पहले मैं उस गुफा में जाकर नाना ली से मिलता था। जैसे जैसे ट्रायल्स के राउंड्स बढ़ रहे थे, मेरा स्टारड्यू वर्ल्ड में रुकने का वक्त भी बढ़ता जा रहा था। नाना ली का मेरी तरफ बर्ताव, जो शुरुआत में शक और रूखेपन से भरा था, वो भी धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदल रहा था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अब वो ये नहीं कहती थी कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि वो ये पूछने लगी थी कि मैं अगली बार कब आऊंगा। एक बार मैं मॉन्स्टर्स को मारकर कुछ मटेरियल्स लाया था, जिससे मैंने उस गुफा को ठीक करने में उसकी मदद की थी। तुम लोग हमेशा इस गुफा में नहीं रह सकते। एल्विन रेस के पूर्वज इससे भी बुरी जगहों पर रहे हैं, लेकिन तुम एक प्रिंसेस हो ना। वो नदी के किनारे बैठकर शाओये के गंदे कपड़े धो रही थी। उसके सिल्वर वाइट बाल पानी में गिरकर हल्के हल्के बह रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कितनी देर तक देखता रहा। क्या देख रहे हो? मैंने बिना सिर उठाए पूछा। कुछ नहीं। झूठे। माइंड ड्यून एल्व्स का दिमाग नहीं पढ़ सकता। मैं माइंड ड्यून इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो फिर क्या देख रहे हो? तुम्हें कपड़े धोते हुए देखना अच्छा लग रहा है। तुम काफी साफ धोती हो। उसने आखिर में अपना सिर उठाया और अपनी हरी आंखों से मुझे घूरते हुए देखा, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान आ ही गई। ये बोरिंग सी फीलिंग 1000 बार रीबर्थ लेने के बाद भी मुझे इतना सुकून और गर्माहट महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत लंबे अंधेरे में अचानक से कोई रोशनी दिखाई दे गई हो। 5वें और 6ठे राउंड के ट्रायल्स खत्म हो चुके थे। मेरा लेवल 50 हो चुका था और मेरे ग्रिम रीपर टैलेंट का 3rd स्टेज भी अनलॉक हो गया था। सोल हार्वेस्ट अब अपने अल्टीमेट फॉर्म में था। जो भी मॉन्स्टर मरेगा उसकी पूरी सोल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और जब ये एनर्जी एक लिमिट तक पहुंच जाएगी तो मैं इसका 4th स्टेज भी अनलॉक कर सकूंगा। उसी वक्त मेरी टीम भी बड़ी होती जा रही थी। किन मोहन ऑफिशियली मेरा साथी बन चुका था और उसका डार्क नाइट टैलेंट अवेकन हो चुका था। 2nd स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरे इटर्नल नाइट डोमेन के साथ मिलकर हम दोनों का सामना कोई नहीं कर सकता था। सुजहेआन और मूकिंग वान भी हमारी टीम में शामिल हो गए थे। मूकिंग वान का समनर टैलेंट 5th राउंड में अपग्रेड हो गया था, जिससे अब वो ताकतवर एल्फ गार्ड्स को बुला सकती थी। ये मिंजू का गार्डियन टैलेंट तो हमारी टीम की जान था। उसके ऑल स्टैट्स बफ और शील्ड ने टीम फाइट्स में बहुत बड़ा रोल निभाया था। और स्टारड्यू वर्ल्ड में नाना ली अब सिर्फ वो एल्फ प्रिंसेस नहीं थी जिसकी मैंने जान बचाई थी। कई राउंड्स के ट्रायल्स के बाद उसकी ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। एल्विन रॉयल फैमिली के खून की ताकत अब जागने लगी थी। वो अपने आसपास के 100 मीटर के घेरे में हर चीज और नेचर के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, स्टारड्यू वर्ल्ड के बारे में उसे किसी भी ट्रांसमिग्रेटर से ज्यादा पता था। पुराने खंडहर, छुपे हुए खजाने, खतरनाक रास्ते, ये सब राज सिर्फ वहां रहने वाले ही जानते थे, जिसकी वजह से ट्रायल्स हमारे लिए बहुत आसान हो गए थे। उसने मुझे स्टारड्यू वर्ल्ड के कुछ और लोकल लोगों से भी मिलवाया। ड्वार्फ्स का फौज मास्टर आयरन हैमर लैंग, जो बहुत ही गुस्से वाला लाल दाढ़ी वाला ड्वार्फ था। शुरू में वो ट्रांसमिग्रेटर्स को देखते ही अपना हथौड़ा उठा लेता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने एल्व्स की मदद की है तो वो मेरे साथ डील करने के लिए मान गया। उसके बनाए हुए वेपन्स और आर्मर्स सिस्टम शॉप से कहीं ज्यादा अच्छे थे। बीस्टमैन का यंग फाइटर गेल बारू, जो सिल्वर वुल्फ ट्राइब का दूसरा बेटा था। ट्रांसमिग्रेटर्स के एक हमले में उसका एक हाथ कट गया था, लेकिन वो अभी भी पहले जितना ही खूंखार था। वो ट्रांसमिग्रेटर्स से नफरत करता था, लेकिन नाना ली की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि 100 साल पहले एल्व्स ने सिल्वर वुल्फ ट्राइब की जान बचाई थी। और एक मिस्टीरियस हाफ एल्फ पोशन मेकर नाइटशेड, जिसका असली नाम किसी को नहीं पता था, वो ब्लैक मार्केट में बहुत रेयर पोशंस बेचता था। उसकी कीमतें आसमान छूती थी, लेकिन उसका असर भी उतना ही कमाल का था। स्टारड्यू वर्ल्ड के ये लोकल लोग धीरे धीरे इस दूसरी दुनिया में मेरे नेटवर्क का हिस्सा बन रहे थे। मुझे सेंटर में रखकर दोनों वर्ल्ड्स में फैली हुई एक नई ताकत खड़ी हो रही थी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। 7th राउंड के ट्रायल से ठीक पहले मुझे एक बहुत डरावनी खबर मिली। किन मोहन के इंटेलिजेंस नेटवर्क को पता चला था कि ब्लू स्टार पर एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन छुपकर काम कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स हाई लेवल ट्रांसमिग्रेटर्स थे और वो खुद को द चोजन कहते थे। उनका मानना था कि ट्रांसमिग्रेटर्स भगवान के चुने हुए लोग हैं और आम इंसानों को ट्रांसमिग्रेटर्स का गुलाम बनकर रहना चाहिए। उनकी इस सोच ने ट्रांसमिग्रेटर्स के बीच एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी थी। बहुत से ट्रांसमिग्रेटर्स ने सोसाइटी के रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया था और अपनी ताकत से आम लोगों को दबाने लगे थे। और सबसे भयानक बात यह थी कि द चोजन के पीछे एंजल्स का हाथ लग रहा था। अगर एंजल्स इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान सिर्फ ट्रायल्स के जरिए इंसानों को मारना ही नहीं चाहते, बल्कि वो बचे हुए लोगों को भी आपस में लड़ाना चाहते हैं। यही भगवान का हमेशा से तरीका रहा है। तुम्हें पता है, मैंने देखा है किन मोहन ने आगे कुछ नहीं कहा। वो अब मेरी फ्यूचर देखने की बात पर शक नहीं करता था। तो अब हम क्या करें?
इससे पहले कि वो ताकतवर बने, हमें उन्हें जड़ से खत्म करना होगा। यही एक वजह थी कि मैंने उन जमीनों को खरीदा था। अगर रिसोर्सेज हमारे हाथ में होंगे तो हम सारे ट्रांसमाइग्रेटर ऑर्गेनाइजेशंस की नसें अपने हाथ में रखेंगे। 8th राउंड के ट्रायल के बाद मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। मैंने नानाली को ब्लू स्टार पर लाने का फैसला किया। मेरे ग्रिम रीपर टैलेंट का 3rd स्टेज पूरी तरह से अवेकन हो चुका था। सोल हार्वेस्ट से जमा हुई एनर्जी ने मुझे एक बहुत गहरी पावर का एहसास करा दिया था। डायमेंशनल वॉल। मेरे 1000 बार रीबर्थ के पास एक्सपीरियंस में आज तक किसी ने भी स्टारड्यू वर्ल्ड के किसी इंसान को ब्लू स्टार पर लाने में कामयाबी नहीं हासिल की थी। ये डायमेंशनल वॉल्स भगवान ने बनाई थी और टेक्निकली इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन ग्रिम रीपर असल में क्या था? मौत को कंट्रोल करना। और डायमेंशनल वॉल भी एक तरह की मौत ही थी। ये दो दुनियाओं के बीच के हर कनेक्शन का एंड था। अगर ग्रिम रीपर एंड को कंट्रोल कर सकता है तो मैं इस डायमेंशनल रास्ते को भी फाड़ सकता हूं। उस रात गुफा के बाहर खुले मैदान में मैंने अपनी सोल डिवावरिंग साइथ को हवा में उठाया। जमा हुई सारी सोल एनर्जी उस ब्लेड पर आ गई और वो एक नीली आग में बदल गई। नैनाली सबसे छोटी एल्फ बच्ची को गले लगाए हुए मेरे पास खड़ी थी। उस आग की चमक उसकी हरी आंखों में दिखाई दे रही थी। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही। डायमेंशनल वॉल को तोड़ने से भगवान को पता चल जाएगा और वो आ जाएंगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी साइथ से हवा में एक जोरदार वार किया। ब्लेड ने किसी चीज को नहीं काटा लेकिन हवा में काला सा चीरा पड़ गया। उस चीरे के दूसरी तरफ रोशनी से नहाया हुआ एक शहर दिखाई दे रहा था। वो ब्लू स्टार की रात का नजारा था। ग्रिम रीपर टैलेंट 4th स्टेज अवेकन हो गया है। तुम्हें दोनों दुनियाओं के बीच रास्ता खोलने की पावर मिल गई है। वार्निंग, तुम्हारे इस एक्शन को हायर एंजल्स ने डिटेक्ट कर लिया है। मुझे कोई परवाह नहीं। चलो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नैनाली ने मेरे हाथ को देखा और फिर अपने पीछे खड़े एल्फ बच्चों को देखा और फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। मैं डर की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मुझे पता है मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। हम सब एक साथ उस चीरे के पार चले गए। ब्लू स्टार पर पहली बार आने के बाद नैनाली का रिएक्शन मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मुझे लगा था कि वो ब्लू स्टार की टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखकर हैरान रह जाएगी, लेकिन उसकी नजर इन सब पर नहीं थी। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। यहाँ ट्री ऑफ लाइफ की कोई महक नहीं है। ब्लू स्टार में ट्री ऑफ लाइफ नहीं है। मुझे पता है, बस इसकी आदत नहीं। उसने सिर नीचे किया। यहाँ की हवा एकदम खाली खाली सी लग रही है। ब्लू स्टार में नेचुरल मैजिक सच में स्टारड्यू वर्ल्ड के मुकाबले बहुत कम था। एक एल्फ के लिए जो पूरी तरह से नेचर की पावर पर जिंदा है, ये जगह किसी बंजर रेगिस्तान जैसी थी। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। जब लिन शियोक्सी ने मुझे एक नुकीले कान वाली, सिल्वर व्हाइट बालों वाली खूबसूरत लड़की को घर लाते देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भैया, ये नैनाली है, स्टारड्यू वर्ल्ड की एक एल्फ। अब से ये हमारे साथ रहेगी। लिन शियाक्सी ने नानाली के 3 चक्कर लगाए और फिर उंगली से उसके कान के सिरे को छुआ। नानाली एक झटके में पीछे हट गई और उसके कान लाल हो गए। एल्फ के कान मत छुओ। सॉरी, तुम बहुत क्यूट हो। मैं क्यूट नहीं हूँ, बहुत क्यूट हो। भाई, तुम्हें इतनी प्यारी लड़की कहाँ से मिल गई? मैंने गहरी सांस ली। एक दूसरी दुनिया से। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। लिन शियाक्सी और नानाली की दोस्ती उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हो गई थी। शायद लिन शियाक्सी के फ्रेंडली नेचर की वजह से। असल में एल्फ्स की लंबी उम्र के हिसाब से नानाली 100 साल से ज्यादा की हो चुकी थी, लेकिन इंसानों के हिसाब से वो 18 साल की ही लग रही थी। एक हफ्ते से भी कम वक्त में लिन शियाक्सी ने उसे नाना सिस्टर बुलाना शुरू कर दिया था और नानाली भी धीरे धीरे ब्लू स्टार की जिंदगी में ढलने लगी थी। उसने माइक्रोवेव चलाना सीख लिया था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इंस्टेंट नूडल्स खाए थे और फिर लगातार 3 दिन तक खाए थे। टीवी के बारे में उसका कहना था कि ब्लू स्टार के लोगों ने कहानियों को एक डब्बे में बंद कर दिया है। उसने अपनी नेचर पावर का इस्तेमाल करके बालकनी में सूखे हुए गमलों में फूल खिला दिए थे। इन छोटी छोटी चीजों ने इस ठंडे और आलीशान घर को आखिर में एक घर जैसा बना दिया था। एक रात मैं गेस्ट रूम में अपना काम कर रहा था। नानाली बालकनी से अंदर आई। तुम अभी तक नहीं सोए? कुछ काम खत्म करना है। तुम्हें हर दिन कोई ना कोई काम होता है। वो मेरे सामने बैठ गई और अपनी हरी आंखों से मुझे देखने लगी। स्टारड्यू वर्ल्ड में तुम एक फाइटर थे, यहाँ तुम एक बिजनेसमैन हो। तुम ये सब कब तक करोगे? जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। सब कुछ कब खत्म होगा? जब मैं उन भगवानों को हरा दूंगा। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। तुमने कहा था कि तुम एल्फ्स के लिए एक नया घर ढूंढोगे। मैं भूला नहीं हूँ। मुझे पता है तुम नहीं भूले। मैं बस अपने हाथों को देखा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें हर चीज का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सीरियस था। उसमें वो पहले जैसी जिद या रूखापन नहीं था, बल्कि वो मुझे बहुत प्यार से देख रही थी। एल्फ्स में कहावत है, सबसे मजबूत पत्थर को भी पानी की नरमी की जरूरत होती है। तुम्हें अकेले हर चीज का सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत देर तक चुप रहा। 1000 बार रीबर्थ, 1000 बार अकेले लड़ना। मुझे हर चीज का बोझ अकेले उठाने की आदत हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसकी हरी आंखों को देखकर मुझे अचानक लगा कि शायद इस बार मुझे अकेले लड़ने की जरूरत
जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा, लेकिन नानाली मुस्कुरा दी। वो एक सच्ची और दिल से निकली मुस्कान थी, जो स्टारड्यू वर्ल्ड के तारों से भरे आसमान से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पर ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। 9th राउंड के ट्रायल से पहले मुझे कई तरफ से वार्निंग्स मिलने लगी थी। हायर एंजल्स ने दखल देना शुरू कर दिया था। इससे पहले के ट्रायल्स में सिर्फ लो लेवल गाइड एंजल्स और पनिशमेंट एनवॉयज आते थे, लेकिन 9th राउंड से ट्रायल के मैनेजर्स जजमेंट एंजल्स होंगे, जो थ्रोन एंजल्स के बाद दूसरे सबसे हाई लेवल के एंजल्स होते हैं। जजमेंट एंजल्स की ताकत पनिशमेंट एनवॉयज के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जब पहली बार जजमेंट एंजल आया था तो उसने 10,000 से ज्यादा ट्रांसमाइग्रेटर्स को मार डाला था। यहाँ तक कि 70 लेवल से ज्यादा के टॉप ट्रांसमाइग्रेटर्स की टीम्स भी उनके सामने मुश्किल से टिक पाती थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो डायमेंशनल रास्ता तोड़ा था उसे हायर एंजल्स ने डिटेक्ट कर लिया था। वो मुझ पर नजर रखे हुए थे। आजकल घर से निकलते वक्त ध्यान रखना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया। और तुम्हारी फिक्र कौन करेगा, झूठे कहीं के। 9th राउंड का ट्रायल अपने टाइम पर शुरू हो गया। इस बार जैसे ही मैं स्टारड्यू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ, मुझे हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। हवा में एक सुनहरी सी चमक थी, जो जजमेंट एंजल के जजमेंट डोमेन के आने का इशारा थी। इस बार का ट्रायल बिल्कुल नया था। ट्रांसमाइग्रेटर्स को एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में 24 घंटे तक जिंदा रहना था। इसके साथ ही उन्हें लगातार आने वाले हाई लेवल मॉन्स्टर्स और दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर्स के हमलों से भी बचना था। जजमेंट एंजल उस मेज में कहीं भी आ सकता था, और जिसे वो पापी मानता उसे सजा दे सकता था। और मैंने एक गाइड एंजल को मारा था, एक पनिशमेंट एनवॉय को हराया था और डायमेंशनल वॉल को तोड़ा था। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं उसका प्राइम टारगेट था। उस मेज के अंदर जाकर मैंने एक सेफ जगह ढूंढी जहां नानाली और एल्फ बच्चे छुप सके। आयन हैमर लैंग भी वहीं था। उसे पिछले ट्रायल में अपना ड्वार्फ्स का इलाका छोड़ना पड़ा था और वो अपने आखिरी कुछ शागिर्दों के साथ यहाँ आ गया था। ओ लड़के, उस बूढ़े ड्वार्फ ने अपना हथौड़ा घुमाते हुए कहा, तूने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जजमेंट एंजल्स उन पहले वाले गुंडों जैसे नहीं है। मुझे पता है फिर भी मरने आ गया, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं लड़ा तो अगली बार जो आएगा वो जजमेंट एंजल नहीं बल्कि थ्रोन एंजल होगा, जो इससे भी भयानक होगा। जब तक मेरे पास चांस है मैं इसे खत्म करूंगा। मैंने उस मेज में अपना जाल बिछाना शुरू किया। ट्रैकिंग और स्काउटिंग स्किल्स की मदद से मैंने जजमेंट एंजल के आने के रास्ते का अंदाजा लगा लिया। फिर मैंने उसके रास्ते में एक ट्रैप लगा दिया। ये कोई फिजिकल ट्रैप नहीं था, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन ट्रैप था। मैंने जानबूझकर कई जगहों पर अपनी ऑरा के निशान छोड़ दिए ताकि जजमेंट एंजल उस तरफ आए जहां मैं उसे बुलाना चाहता था। मेज के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी सील से बंद जगह थी। ये वो जगह थी जहां पुराने वक्त में स्टारड्यू वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स को कैद किया जाता था। हालांकि वो सील अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी बची हुई पावर भी एक एंजल की होली ऑरा को कमजोर कर सकती थी। सब कुछ सेट करने के बाद मैं अकेला उस जगह के अंदर चला गया। जजमेंट एंजल बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से वहीं आया। वो पनिशमेंट एनवॉय से बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। उसका पूरा शरीर सुनहरे आर्मर से ढका हुआ था। उसके 6 पंख फैले हुए थे और उसके हाथ में एक चमकती हुई स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट थी। पापी, तुमने गाइड एंजल को मारा है, पनिशमेंट एनवॉय को हराया है और डायमेंशनल वॉल को तोड़ा है। भगवान के कानून के हिसाब से तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। मैंने अपनी सोल डिवॉरिंग सिकल को कसकर पकड़ा। आजा, देखते हैं। लड़ाई पल भर में शुरू हो गई। जजमेंट एंजल की स्पीड पनिशमेंट एनवॉय से कहीं ज्यादा थी। मेरी पलक झपकने से पहले ही उसकी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट मेरे चेहरे के पास आ गई। मेरी एजिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पर थी, लेकिन फिर भी मैं मुश्किल से ही बच पाया। तलवार का ब्लेड मेरे चेहरे को छूकर निकल गया और वहां खून का एक निशान बन गया। अगर मैं सीधे उससे लड़ता तो गॉड स्लेयर और रेबल ऑफ गॉड्स लॉ टाइटल्स होने के बाद भी मैं उसे नहीं हरा सकता था। लेकिन मैं कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें मेरी जीत पक्की ना हो। नाइट ऑफ डेथ, इटर्नल नाइट डोमेन फैल गया। अंधेरे ने सारी रोशनी को निगल लिया, यहां तक कि स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट की रोशनी को भी। लेकिन जजमेंट एंजल जोर से गुर्राया और उसके जजमेंट डोमेन ने जवाब में हमला किया। सुनहरी रोशनी अंधेरे को हटाने की कोशिश कर रही थी। दोनों डोमेन्स के बीच एक भयानक टक्कर हुई। ठीक उसी वक्त उस जगह की वो पुरानी सील एक्टिवेट हो गई। पुराने जमाने की वो पावर जजमेंट एंजल की होली ऑरा को ऐसे काटने लगी जैसे तेजाब किसी लोहे को काटता है। ये क्या है? पहली बार जजमेंट एंजल की आवाज में घबराहट सुनाई दी। ये वो जगह है जहां स्टारड्यू वर्ल्ड के पुराने मॉन्स्टर्स को कैद किया गया था। इसकी सील कमजोर हो गई है, लेकिन होली क्रीचर्स पर ये अब भी असर करती है। तुम्हें क्या लगा मैंने ये जगह ऐसे ही चुन ली थी? जजमेंट एंजल की पावर कम से कम 30% तक घट गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक था। उसकी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट के हर एक वार में दुनिया को तबाह करने की ताकत थी। मैं अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था और मेरे शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। एक बार जब मैं बचने में नाकाम रहा तो उसकी तलवार मेरे बाएं कंधे के पार निकल गई। उस भयानक दर्द से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। डेथ गॉड मार्क, डैमेज 120% अप, सोल हार्वेस्ट, ओवरलोड। मैंने सारी सोल एनर्जी को सोल डिवोरिंग साइथ में भर दिया और अपने फ्यूचर लेवल को दांव पर लगाते हुए मैंने अपना अल्टीमेट अटैक किया।
मेरी साइथ नीचे गिरी और जजमेंट एंजल के दोनों पंख कट गए। वो दर्द से चीखने लगा। उसकी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट हवा में पागलों की तरह घूमने लगी और सुनहरी रोशनी ने पूरे एरिया को रोशन कर दिया। लेकिन उस पुरानी सील और मेरे इटर्नल नाइट डोमेन के प्रेशर में उसके अटैक्स कमजोर पड़ते गए और आखिरकार मेरी साइथ उसके सीने के पार हो गई। कांग्रेचुलेशंस, आपने जजमेंट एंजल को हरा दिया है। आपका लेवल 5 बढ़ गया है। आपको बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और रेयर मटेरियल्स मिले हैं। आपको एनिमी ऑफ गॉड का टाइटल मिलता है, जिससे आपके सारे स्टैट्स परमानेंटली 20% बढ़ गए हैं। आपको जजमेंट एंजल स्कोर मिलता है। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा जख्मी था, लेकिन मैं जीत गया था। नैनाली सबसे पहले मेरे पास आई। मुझे खून से लथपथ देखकर उसकी हरी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम रोना मत, मैं ठीक हूं। मैं रो नहीं रही, उसने ये कहते हुए अपनी नेचर पावर से मेरे घाव भरने शुरू कर दिए। उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। एल्व्स कभी दूसरों के सामने नहीं रोते। तुम रो नहीं रही, इसलिए मेरी तरफ मत देखो। मैं नहीं देख रही, लेकिन फिर भी उसने मुझे छुप के देखा। उसके गोरे गालों से आंसू बहते हुए मेरे घावों पर गिर रहे थे। कहते हैं कि एल्व्स के आंसुओं में रूह के घाव भरने की ताकत होती है। पता नहीं ये मेरा वहम था या सच, लेकिन मुझे अब उतना दर्द नहीं हो रहा था। 10th राउंड का ट्रायल, ये 1000 बार रीबर्थ लेने के बाद का सबसे जरूरी राउंड था। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से इस राउंड के बाद हायर एंजल्स ब्लू स्टार पर ग्रेट क्लेंजिंग शुरू कर देंगे। वो सीधा थ्रोन एंजल्स को ब्लू स्टार पर भेजेंगे ताकि वो उन सभी ट्रांसमाइग्रेटर्स को मार सकें जिन्हें पावर मिली है। अगर मैंने इस राउंड में पूरी तैयारी नहीं की तो ब्लू स्टार सच में तबाह हो जाएगा। मैंने सारी प्लानिंग पूरी कर ली थी। किन मोहन का स्टार शील्ड ग्रुप अब देश की सबसे बड़ी ट्रांसमाइग्रेटर इकोनॉमी बन चुका था। उसने सीक्रेट तरीके से एलीट ट्रांसमाइग्रेटर्स की एक आर्मी भी बना ली थी। सुजेन और मू किंग वॉन इंटेलिजेंस नेटवर्क संभाल रहे थे। ये मिनजू का गार्डियन टैलेंट 3rd स्टेज पर पहुंच गया था और वो पूरी टीम को बफ्स और शील्ड्स दे सकती थी। आयरन हैमर लैंग ने स्टारड्यू वर्ल्ड के रेयर मेटल्स और जजमेंट एंजल कोर को मिलाकर मेरे लिए एक नया डार्क गोल्ड आर्मर बनाया था। गेल बारू ने अपने सिल्वर वुल्फ ट्राइब और स्टारड्यू वर्ल्ड के बाकी लोकल लोगों के साथ मिलकर एक आर्मी तैयार कर ली थी। सब कुछ तैयार था, लेकिन एंजल्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी आ गए। 10th राउंड शुरू होते ही आसमान में दरारें पड़ने लगी। एक नहीं बल्कि बहुत सारी दरारें, और उन दरारों में से 7 थ्रोन एंजल्स नीचे आए। 7। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में ग्रेट क्लेंजिंग के दौरान सिर्फ 3 थ्रोन एंजल्स आए थे। इस बार उनकी गिनती डबल से भी ज्यादा थी। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत कुछ बदल दिया था? बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बदल गया था। मेरी फ्यूचर देखने की एबिलिटी पहली बार फेल हो गई थी। मेरी 1000 बार रीबर्थ की जानकारी अब किसी काम की नहीं रही थी। लेकिन मेरे पास रुकने का टाइम नहीं था। लड़ाई पल भर में शुरू हो गई। किन मोहन अपनी इलीट आर्मी के साथ 2 थ्रोन एंजल्स से लड़ रहा था। सुजेन और मू किंग वान बाकी ट्रांसमाइग्रेटर्स को संभाल रहे थे। ये मिनजू की शील्ड ने पूरे बैटलफील्ड को कवर कर रखा था और मैं 3 थ्रोन एंजल्स का सामना कर रहा था। मैंने अपना इटर्नल नाइट डोमेन पूरी तरह से खोल दिया था। मेरी सोल स्वॉलोइंग सिकल अंधेरे में चमक रही थी और हर एक बार सोल हार्वेस्ट की पावर से भरा हुआ था। लेकिन थ्रोन एंजल्स की ताकत जजमेंट एंजल्स से कहीं ज्यादा थी। तीनों मिलकर मुझ पर हमला कर रहे थे। लेवल 50+ होने के बाद भी मैं उन तीनों को एक साथ नहीं संभाल पा रहा था। मेरे शरीर पर अनगिनत घाव हो चुके थे। उन तीनों के डोमेन्स के सामने मेरा इटर्नल नाइट डोमेन टूटने लगा था। ठीक उसी वक्त बैटलफील्ड के किनारे से एक हरी रोशनी आई। जमीन से बहुत सारी बेलें निकली और उन्होंने एक थ्रोन एंजल के पंखों को जकड़ लिया। नानाली, तुम क्या कर रही हो? यहाँ से भागो! लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसकी एल्विन रॉयल ब्लड लाइन की ताकत पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसके सिल्वर व्हाइट बाल नेचर पावर के प्रेशर में हरे हो गए थे। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। वो अपनी लाइफ फोर्स चला रही थी। एल्व्स का गुरूर मुझे अपने साथियों को लड़ते हुए छोड़कर भागने नहीं देगा। उसकी नेचर पावर ने उस थ्रोन एंजल को पूरे 5 सेकंड तक रोके रखा। 5 सेकंड काफी थे मुझे बाकी 2 एंजल्स को मारने के लिए, लेकिन इसकी कीमत ये थी कि तीसरे थ्रोन एंजल ने आजाद होने के बाद अपनी जजमेंट लाइट से उसके शरीर के पार वार किया। वक्त जैसे वहीं रुक गया। मैंने उसके शरीर को धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए देखा। उसके हरे बाल फिर से सिल्वर व्हाइट हो गए थे। उसकी हरी आंखें मुझे देख रही थीं और उसके होंठ थोड़े से हिले। मैं भागकर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। नानाली मुस्कुराई, बहुत कमजोर लेकिन बहुत प्यारी सी मुस्कान। मुझसे वादा करो लिन्यू, जिंदा रहना। मुझे हमेशा से पता था तुम ही वो प्रोफेसी वाले इंसान हो। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं। उसकी हरी रोशनी बुझ गई, बिल्कुल स्टारड्यू वर्ल्ड के आखिरी होली ट्री की तरह। उस पल मेरे 1000 बार रीबर्थ की सारी यादें धुंधली हो गई थीं। मेरे अंदर सिर्फ एक ही इमोशन बचा था, गुस्सा। बिल्कुल सच्चा और भयानक गुस्सा जो मेरी रूह की गहराइयों से आ रहा था। मेरी सोल डिवाउरिंग साइट मेरे हाथ में जोर से कांपने लगी। उस पर बने सारे रून्स चमकने लगे। ब्लेड से नीली आग निकलने लगी। सोल हार्वेस्ट से जमा की हुई सारी एनर्जी एक ही पल में फूट पड़ी। ग्रिम रीपर टैलेंट अल्टीमेट स्टेज, गेट्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड। मेरे शरीर से अंधेरा निकला। ये इटर्नल नाइट डोमेन जैसा नहीं था, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा भयानक पावर थी, जैसे खुद मौत यहाँ आ गई हो। गेट्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड खुल गए और मौत की दुनिया का रास्ता सामने आ गया। इस डोमेन के अंदर हर जिंदा चीज की मौत पक्की थी। जो भी ग्रिम रीपर से कमजोर होगा, उसकी
उसकी जान तुरंत ले ली जाएगी। वो थ्रोन एंजल जिसने नाना ली को मारा था, उसका शरीर गेट्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड खुलते ही फटने लगा। वो डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उस भयानक पावर ने उसे वहीं जकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी साइथ चली और वो थ्रोन एंजल राख में बदल गया। लेकिन गेट्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड की एक और एबिलिटी भी थी, सोल सील। इस पावर से ग्रिम रीपर मरे हुए इंसान की रूह को पकड़कर किसी चीज में कैद कर सकता था, ताकि वो ना मिटे और ना ही रीबर्थ ले। मैंने अपनी साइथ को जमीन में गाड़ दिया और अपने हाथ जोड़े। वो नीली आग लाखों धागों में बदल गई और नाना ली के शरीर से लिपट गई। उसकी रूह, एक हरे रंग का छोटा सा सितारा, उसके शरीर से धीरे धीरे बाहर आया। मैंने उसे बहुत प्यार से अपने हाथों में लिया और फिर उसे जजमेंट एंजल कोर के अंदर कैद कर दिया। उस कोर पर हरे रंग की लाइनें बन गईं, जैसे कोई दिल धीरे धीरे धड़क रहा हो, मेरा इंतजार करना। मैंने उस कोर को अपने सीने पर लगा लिया, बिल्कुल अपने दिल के पास, और फिर मैं मुड़कर बाकी बचे हुए थ्रोन एंजल्स की तरफ देखने लगा। तुम सब, चाहे तुम भगवान ही क्यों ना हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस लड़ाई के बाद सारे 7 थ्रोन एंजल्स मारे गए थे, लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज्यादा था। ट्रांसमिटर्स की आधी आर्मी मारी गई थी। किन मुहान बहुत बुरी तरह घायल था और सू जहन का एक हाथ कट चुका था। ये मिनजू ने शील्ड को बनाए रखने के लिए अपनी सारी पावर लगा दी थी और वो 3 दिन 3 रात तक बेहोश रही थी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मेरे सीने पर लटका हुआ वो कोर था, जो एक सोए हुए सितारे की तरह हल्की हरी रोशनी दे रहा था। ब्लू स्टार पर वापस आने के बाद लिन शियाओजी मुझे देखकर मेरे गले लग गई। भाई आप ठीक हैं? न्यूज में आ रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो ठंडा या शांत नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसा खालीपन था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। नाना दीदी कहाँ हैं? मैं बहुत देर तक चुप रहा। वो अभी सो रही हैं। लिन शियाओजी ने मेरे सीने पर लटके हुए उस कोर को देखा और वो सब कुछ समझ गई। उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, बस मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके बाद के दिन बहुत लंबे थे। मैंने अपनी सारी ताकत सिर्फ 2 चीजों में लगा दी। पहला, अपनी आर्मी को बड़ा करना, ताकि मैं भगवानों के साथ फाइनल बैटल कर सकूं, और दूसरा, नाना ली को जिंदा करने का तरीका ढूंढना। सोल सील सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन था। उसकी रूह उस कोर में सेव थी। वो मिटेगी नहीं, लेकिन वो जाग भी नहीं सकती थी। उसे सच में जिंदा करने के लिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जो उसका शरीर वापस बना सके और उसकी रूह को उसमें पूरी तरह से मिला सके। स्टारड्यू वर्ल्ड की पुरानी किताबों में एक लेजेंड था, सीड ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ। एल्व्स का होली ट्री 100 साल पहले सूख गया था, लेकिन कहते हैं कि सूखने से पहले उसने एक बीज छोड़ा था। उस बीज में स्टारड्यू वर्ल्ड की सबसे पुरानी और ताकतवर लाइफ पावर थी। वो किसी भी चीज को दोबारा बना सकता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बीज कहाँ है। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। हर राउंड के ट्रायल में अपने जरूरी मिशंस और लेवल अप करने के अलावा मैं स्टारड्यू वर्ल्ड में उस बीज को ढूंढता रहा। आयन हैमर लैंग ने मुझे ड्वार्फ्स की पुरानी लाइब्रेरी में जाने दिया। गेल बारू मुझे बीस्टमैन के फॉरबिडन एरिया में ले गया। नाइट शेड ने भी मुझे कुछ क्लूज दिए। उसी वक्त ब्लू स्टार के हालात भी बहुत तेजी से बदल रहे थे। द ग्रेट क्लेंजिंग के बाद द चोजन ऑर्गेनाइजेशन और भी बड़ी हो गई थी। उनका कहना था कि द ग्रेट क्लेंजिंग इस बात का सबूत है कि ट्रांसमाइग्रेटर्स को एंजल से लड़ने के लिए एक साथ आना होगा, लेकिन उनका असली मकसद ट्रांसमाइग्रेटर्स पर कब्जा करना था। किन मोहान का स्टार शील्ड ग्रुप और द चोजन ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। दुनिया भर की सरकारों को भी अब समझ आ गया था कि ट्रांसमाइग्रेटर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने ट्रांसमाइग्रेटर्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्सेस बनाई, लेकिन ट्रांसमाइग्रेटर्स की भयानक पावर्स के सामने मिलिट्री के हथियार भी बेकार थे। ब्लैक साइथ के तौर पर मेरी पहचान अब सबको पता चल चुकी थी। एक लेवल 60 ग्रिम रीपर जिसने थ्रोन एंजल्स को हराया था। ट्रांसमाइग्रेटर्स और आम इंसान दोनों मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानते थे। द चोजन ने मुझे टेस्ट करने के लिए कई बार अपने आदमी भेजे। मेरा जवाब बहुत सीधा था, उन्हें मार दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। उस दौरान ये मिनजू हमेशा मेरे साथ रही। उसे नाना ली के बारे में पता था और वो ये भी जानती थी कि मैं हर दिन उस कोर को अपने हाथ में लेकर उस सोई हुई लड़की से बातें करता था। एक रात मैं बालकनी के शीशे के सामने बैठा था। वो मेरे पास आई। तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूं। वो मेरे पास बैठ गई। तुम्हें पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हें सब कुछ पता रहता था, तुम फ्यूचर देख सकते थे, लेकिन तुम कभी खुश नहीं दिखते थे। लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें नाना ली के साथ देखा, तब तुम मुझे एक जिंदा इंसान लगे। तुम हंसते थे, मजाक करते थे और उसके लिए फालतू के काम करते थे, जैसे उसकी गुफा ठीक करना। सिर्फ उसी वक्त तुम अपने असली रूप में होते थे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो डर रही हो कि कहीं कुछ टूट ना जाए। मैंने उसकी तरफ देखा। ये मिनजू ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। गलत मत समझना, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रही हूं। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि तुम उसे वापस लाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लोगे। तुम वो रीबोर्न इंसान हो ना? अरे नहीं, मेरा मतलब है तुम वो इंसान हो ना जो फ्यूचर देख सकता है। वो गलती से सच बोलने ही वाली थी, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। थैंक यू मिंजू। थैंक्स किस बात का? वो खड़ी हो गई और अपनी आंखों को जोर से मला। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। वो किचन में गई और वहां से उसके रोने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जो जल्द ही केटल की आवाज में दब गईं। उस रात मैंने उस कोर को हाथ में लेकर बहुत देर तक बातें की। नाना ली, क्या तुम सुन रही हो? मेरा इंतजार करना, मैं सीड ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ जरूर ढूंढूंगा। उस कोर की हरी रोशनी हल्की सी चमकी, जैसे वो मुझे जवाब दे रही हो।
12th राउंड का ट्रायल। ये वो राउंड था जिसमें मुझे सीड ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ के बारे में क्लू मिला था, और ये क्लू एक ऐसी जगह से मिला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्टारड्यू वर्ल्ड का अबिस स्टारड्यू वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जगह थी। कहा जाता था कि ये भगवान के दुनिया बनाने के वक्त का एक घाव है। यहाँ सबसे पुराने और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते थे, यहाँ तक कि एंजल्स भी वहाँ जाने से डरते थे। लेकिन ड्वार्फ्स की लाइब्रेरी के हिसाब से एल्व्स का होली ट्री इसलिए सूखा था क्योंकि उसकी जड़ें अबिस में चली रही थीं, और उस होली ट्री का आखिरी बीज अबिस की सबसे गहराई में छिपा हुआ था। मैं अबिस में गया। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन इटर्नल नाइट डोमेन वाले ग्रिम रीपर के लिए अंधेरा ही उसका असली घर था। अबिस के मॉन्स्टर्स किसी भी नॉर्मल ट्रायल मॉन्स्टर्स से ज्यादा खौफनाक थे। जायंट शैडो वर्म्स, अबिस गॉलम्स, वॉइड रिवर्स, हर एक मॉन्स्टर आर्म ट्रांसमिग्रेटर्स की पूरी टीम को खत्म करने के लिए काफी था। लेकिन अब मेरा लेवल 70 से भी ज्यादा हो चुका था। सोल डिवोरिंग साइथ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रही थी। सोल हार्वेस्ट से मुझे लगातार एनर्जी मिल रही थी, जिससे मैं लड़ते लड़ते और भी मजबूत हो रहा था। अब इसकी सबसे गहराई में आखिरकार मुझे वो मिल गया, एक सेब की साइज का बीज जिससे हल्की हल्की हरी रोशनी निकल रही थी और जो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के अंदर बंद था। सीड ऑफ द होली ट्री। मैंने उसे बहुत प्यार से अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। जमीन पर वापस आने के बाद मैंने देखा कि जिन एल्फ बच्चों का नानाली ख्याल रखती थी वो अब काफी बड़े हो चुके थे। शाओ ये को अब सिर्फ ये कहा जाना चाहिए था, वो अब खुद अपनी नेचर पावर इस्तेमाल कर सकती थी। अंकल, क्या आपको वो मिल गया? हाँ, मिल गया। तो क्या अब नानाली दीदी उठ जाएंगी? बहुत जल्दी। उसे जिंदा करने की रस्म स्टारड्यू वर्ल्ड और ब्लू स्टार के बाउंड्री पर होनी थी, ठीक उसी जगह है जहां से मैंने डायमेंशनल वॉल को तोड़ा था। दोनों दुनियाओं की पावर वहां एक साथ मिल रही थी। किन मोहान, मू चिंगवान, ये मिंजू, मेरे सारे टीममेट्स वहां मौजूद थे। आयरन हैमर लैंग, गेल बारू, नाइट शेड, स्टारड्यू वर्ल्ड के मेरे सारे एलाइज भी आ गए थे। एल्फ बच्चों ने गोल घेरा बनाया और अपनी नेचर पावर से लाइफ एनर्जी देनी शुरू की। मैंने उस सीड ऑफ द होली ट्री को मिट्टी में दबाया और फिर उस कोर को, जिसमें नानाली की रूह कैद थी, उस बीज के ऊपर रख दिया। गेट्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड। लेकिन इस बार मैं किसी की जान लेने नहीं बल्कि जान वापस करने आया था। गेट्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड की पावर उल्टी दिशा में काम करने लगी। वो नीली आग एक बहुत ही प्यारी और नर्म रोशनी में बदल गई और उसने उस कोर और बीज को अपनी बाहों में ले लिया। सीड ऑफ द होली ट्री ने उगना शुरू किया। एक छोटा सा हरा पौधा मिट्टी से बाहर निकला और देखते ही देखते वो बड़ा होने लगा। उसकी डालियां और पत्ते एक बहुत ही गर्म और सुकून देने वाली रोशनी फैला रहे थे, जैसे वो किसी को गले लगा रहे हो। उस कोर की हरी रोशनी और तेज हो गई और फिर वो टूट गया। एक रोशनी का साया उस दरार से बाहर आया और धीरे धीरे एक शरीर में बदलने लगा। सिल्वर वाइट बाल, नुकीले कान और इतनी गोरी स्किन जो लगभग ट्रांसपेरेंट लग रही थी। नैनाली, उसकी पलकें हल्की सी हिली और फिर उसकी हरी आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा, फिर खुद को देखा और आखिरकार मेरी तरफ देखा। मैं कितनी देर तक सोती रही? बहुत लंबे वक्त तक। तुम थोड़ी बूढ़ी लग रही हो। बकवास। वो मुस्कुरा दी, वही जिद्दी और प्यारी सी मुस्कान जिसे मैं इतनी अच्छी तरह जानता था। एल्व्स कभी दूसरों के सामने नहीं रोते, उसने कहा, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।